होएगा जैसे। ओके अच्छा देखो तो फिर इंडस्ट्रियल लॉ एंड लेबर लॉ का क्लास चल रहा था बेसिकली। सीएमए इंटरमीडिएट में इसको इंडस्ट्रियल लॉ के नाम पे है, ठीक है। मतलब सीएमए इंटर में क्या है, कॉन्सेप्ट इज लाइक बिजनेस लॉ एंड कंपनी लॉ का एक पार्ट है, और इंडस्ट्रियल लॉ का भी एक पोर्शन है जिसके अंदर लेबर लॉ का पूरा एरिया है। और सीएस के अंदर सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज के अंदर आप लोगों को ये इंडस्ट्रियल लॉ एंड लेबर लॉ कंप्लायंस के नाम पे ये टॉपिक आपको मिलेगा, ठीक है। तो वहाँ पर इंडस्ट्रियल लॉ के अंदर बहुत सारा एरिया है जो मैं आपको येस्टरडे सॉरी लास्ट वीक वाला ये वाला जो क्लास था उसमें मैं आप लोगों को पूरा का पूरा लेबर लॉ का ओवरव्यू दिया था। मतलब ऐसा कोई लेबर लॉ का कॉन्सेप्ट नहीं है जिस मैटर में एकदम बेसिक से बेसिक मैटर में भी मैंने डिस्कशंस किया था कि लेबर लॉ क्या है, इंडस्ट्रियल लॉ किस लिए बनाया गया, पर्पस क्या है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ईच एंड एवरीथिंग, और क्या क्या एक्ट ओवरऑल इंडस्ट्रियल लॉ लेबर लॉ के अंदर मतलब बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बिल्डअप किया है, फिर उसको यूज किया जाता है। और न्यूली न्यूली बहुत सारा लेबर लॉ में अमेंडमेंट आया है। अभी आप लोगों के लिए वो अमेंडमेंट लागू नहीं हुआ, कुछ बिल आया है सर, कुछ कोड आया है, वो अभी फोर्स में नहीं आया लेकिन धीरे धीरे आ जाएगा। आज मैं कुछ बातचीत करूंगा, ठीक है। तो सर अभी जो डिस्कस मैं आपसे करने जा रहा हूँ लेबर लॉ के अंदर, दैट इज बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एक्ट है सर, फैक्ट्रीज एक्ट 1948। ओके सर, तो ध्यान से सुनिएगा। ये फैक्ट्रीज एक्ट 1948 आपको फैक्ट्रीज के बारे में बहुत सारा मिसलेनियस मैटर बताएगा। फैक्ट्री कैसे चलाते हैं, फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर क्या क्या बोला है, चलो देखते ना, लॉ को पढ़ते पढ़ते बताएंगे। और रिसेंटली फैक्ट्रीज एक्ट में जो अपग्रेडेशन हुआ है या अमेंडमेंट आया है, ठीक है, उस अमेंडमेंट अभी भी लागू नहीं हुआ। इवन लॉ मतलब गवर्नमेंट ने भी अभी फोर्स में नहीं लाया, लेकिन धीरे धीरे वो भी आ जाएगा। आई होप आप लोग जो फाइनल लेवल में आओगे या फिर जब नेक्स्ट जो लोग इंटर में पढ़ेगा तो वो न्यू लॉ ही उनको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अभी जो है वही है। चलो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और आपको बताता हूँ। तो सीएस में इस टॉपिक का नाम है सर कंप्लायंस अंडर लेबर लॉज, जो सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज का पार्ट है। इसके अंदर आप देख सकते हो बहुत सारा, जैसे कि फैक्ट्रीज एक्ट 1948 जो मैं आज बात करूंगा, फिर धीरे धीरे मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, प्रोविडेंट फंड, बोनस, ग्रेचुइटी, ये सब अलग अलग एक्ट हैं जो आपको इंडस्ट्रियल लॉ एंड लेबर लॉ के अंदर जानना जरूरी है। मैं धीरे धीरे आपसे बात करूंगा सर, ठीक है। तो चलो मैं आपको आज, जैसे कि लास्ट दिन मैं आपको पूरा का पूरा इंडियन लेबर लॉ का एक एक पॉइंट बताया था, एक एक पॉइंट, एक एक लॉ, देखो कितना सारा इंपॉर्टेंट लॉ है यहाँ पर मैं बताया था, ठीक है। पहले क्या था, उसमें अपग्रेडेशन कैसे हुआ, ये सब बातचीत हुआ था, ठीक है। तो आज डिटेल्स में बातचीत करेंगे, सेक्शन वाइज बातचीत करेंगे, डिटेल्स भी होगा, सेक्शन वाइज भी होगा। फैक्ट्रीज एक्ट 1948, तो चलो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 क्या है, किस तरह से काम करता है, ऑब्जेक्ट क्या है, स्कोप क्या है, एप्लीकेबिलिटी क्या है, सारा मैटर में बात करेंगे। अच्छा, क्या मैं आपको रिसेंटली फैक्ट्रीज एक्ट का क्या स्टेटस है एक बार दिखाऊं आपको? हाँ एकदम करेंट स्टेटस, चलो देख लेते हैं एक बार करेंट स्टेटस क्या है, आपको एक बार दिखा देते हैं। क्या आपको स्क्रीन दिख रहा है सर, स्क्रीन शेयर है आप लोगों के साथ? एक बार बताओ मुझे। है सर। ओके सर, तो फैक्ट्रीज एक्ट 1948, ये इसका थोड़ा ओवरव्यू देख लो। चलो मैं विकीपीडिया सोर्स यूज कर लिया, थोड़ा ओवरव्यू दे लेते हैं यहाँ से, ठीक है सर। इन सिंपल कहा जाए तो फैक्ट्रीज एक्ट 1948, एक्ट नंबर 63 1948 is amended by the Factories Amended Act 1987, ठीक है, serve to assist in formulating national policies in India with respect to occupational safety and health in factories। सर तो फिर पर्पस क्या हो गया फैक्ट्रीज एक्ट का? पर्पस क्या हो गया? ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन। बेसिकली जब आप फैक्ट्री में काम करते हो तो वहां पर जो हेल्थ एंड सेफ्टी का मैटर है, इस मैटर पे मेनली फैक्ट्रीज एक्ट आपको बताते हैं, ठीक है। मतलब किस तरह से
फैक्ट्रीज में जब एम्प्लॉई या वर्कर काम करते हैं उनका देखभाल करना, उनके इंटरेस्ट पे फैक्ट्रीज एक्ट को बेसिकली बनाया गया है। सर करंट स्टेटस है कि रिपील्ड हो रहा है। सर रिपील्ड का क्या मतलब होता है? सर रिपील्ड का मतलब होता है जब किसी लॉ में रिविजन्स आ रहा हो। ठीक है, रिपील्ड का क्या मतलब होता है, चलो देख लो एक बार। रिपील, इसका बहुत सारा नाम है। जैसे रिसेंटली फार्म लॉ को रिपील करने का बात किया गवर्नमेंट ने। एग्रीकल्चर बिल जो आ रहा था रे बाबा, जिसको लेके काफी वाद विवाद कंट्रोवर्सी हुआ है, फिर उसको भी रिपील किया। मतलब रिपील करने का बात अभी चल रहा है, रिवर्स हो रहा है, रिवाइज हो रहा है। रैपल, मॉडर्न रैपल, रैपलर, रैपलर रिवोक, ठीक है, इज द रिमूवल और रिब्रेसल ऑफ अ लॉ। देयर आर टू बेसिक टाइप्स ऑफ रिपल, ठीक है, अभी और रिपल में जरूरी नहीं है, बेसिकली रिवाइज हो रहा है। तो रिवाइज होके क्या बन गया सर? तो फिर क्या पढ़ाई बंद कर दे? नहीं नहीं, आपके लिए तो अभी भी है। एक्चुअली ये फैक्ट्रीज एक्ट का करंट जो कॉन्सेप्ट है, मैं एकदम करंट बात कर रहा हूँ, ठीक है। आपको अभी जरूरी भी नहीं है, क्योंकि आपको ये जो कोड आया है, इस कोड का नाम दिया गया, ये अभी भी एक्ट को एप्लीकेबल नहीं किया गया सर। तो आपको इतना सोचने का जरूरत नहीं है कि हमें ये पढ़ना पड़ेगा, नहीं, आपको फैक्ट्रीज एक्ट ही पढ़ना पड़ेगा। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020। मैं लास्ट वीक जब आप लोगों को इंडस्ट्रियल लॉ का ओवरव्यू दे रहा था, लेबर लॉ का, उसमें मैंने ये बात किया था आप लोगों से। किया था कि नहीं किया था? बोलो ना, ये बात हुआ था ना? अरे ये वाला पॉइंट डिस्कस किया था कि नहीं किया था? काफी सारा कोड आया है, जिसमें से एक कोड है, ऐसे बहुत सारा लॉ हुआ करता था, उसको मतलब सबसम्ड करके एक सिंगल लॉ में कन्वर्ट किया जा रहा है। मतलब 47 के बाद से बहुत लॉ बना है, उससे पहले का भी बहुत सारा लॉ था ब्रिटिश पीरियड का, सबको सबसम करके एक सिंगल कोड के अंदर पूरा कॉन्सेप्ट को बनाया जा रहा है। उन्हें पुढ़से याद आ रहा है कि नहीं? तथा तथा शिलीस, आई थिंक नंदिनी को भी याद आ रहा होगा। यस सर। कैसा? तो ये देखो सर, क्या ये ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020 एप्लीकेबल हो गया? सर लॉ बन गया है, लॉ बन गया है सर। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एनेक्टेड बाय लोकसभा सितंबर 22 2020 में एनेक्टेड हो गया, लोकसभा में हो गया। एनेक्टेड बाय राज्यसभा सितंबर 23 2020, सेकेंड दिन ही हो गया। असेंटेड टू प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का असेंट मिल गया सितंबर 28 2020 को। साइंड बाय रामनाथ कोविंद, हो गया। सब कुछ जो एक लॉ को पास होने के लिए चाहिए हो गया। लेजिस्लेटिव हिस्ट्री, संतोष गंगवार इन्होंने इनको मतलब बेसिकली जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट एंड लेबर लॉ एंड एम्प्लॉयमेंट में जो मेनली लीड रोल कर रहे हैं। और आप देख सकते हो कि इसका अभी भी स्टेटस जो है नॉट येट फोर्स, अभी भी फोर्स में नहीं लाया गया, ठीक है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग अपडेशन है सर, वो है कि इस पर्टिकुलर लॉ या फैक्ट्रीज एक्ट 1948, जो आई थिंक नहीं, बहुत जल्दी इसका नाम चेंज होके ये ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एंड वर्किंग कोड्स के हिसाब से मार्केट में आ जाएगा। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये एक्ट बहुत सारा पुराना ओल्ड सेंट्रल लेवल लॉ को रिप्लेस किया है, ठीक है। मैं आपको अपडेट इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज आप लोगों को अपडेट होना चाहिए, ठीक है। द बिल वॉज पास्ड बाय द लोकसभा ऑन 22 सितंबर, राज्यसभा में भी, ठीक है। फिर ऑफिशियल गेजेट में भी नोटिफाई होना अभी भी बाकी है, जैसे ही नोटिफाई हो जाएगा आ जाएगा। ये bill was formulated according to the report of recommendation of the second national commission of labor। इसको जो बेसिकली अमलगमेट हुआ है, कितना सारा लॉ को अमलगमेट करके ये ऑक्यूपेशनल जो कोड लाया गया है हेल्थ एंड सेफ्टी का। इसमें फैक्ट्रीज एक्ट है, प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951 है, माइंस एक्ट 1952, वर्किंग जर्नलिस्ट एंड अदर न्यूज़पेपर एम्प्लॉइज एक्ट 1955, वर्किंग जर्नलिस्ट फिक्सेशन ऑफ रेट्स एंड वेजेस एक्ट 1958, मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक्ट 1961। इतना सारा एक्ट है सर लेबर को संभालने के लिए हमारे देश में। बीडी एंड सीगर वर्कर्स एक्ट 1966, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970, सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉइज एक्ट 1976, you must know this kind of things, सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉइज एक्ट 1976, इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट 1979, सिने वर्कर्स एंड सिनेमा थिएटर वर्कर्स एक्ट 1981, डॉक वर्कर्स सेफ्टी हेल्थ एंड वेलफेयर एक्ट 1986, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट 1996। इतना सारा 13 एक्ट सर, ये सभी चीजों को रिप्लेस करके एक सिंगल कोड, ठीक है, बनाया गया सर। बहुत अच्छा हुआ सर, बहुत ही अच्छा काम है, ठीक है, बहुत ही अच्छा है। मतलब इस तरह का इतना सारा लॉ को रिप्लेस करके एक सिंगल कोड, जिसका नाम दिया गया
ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड, ठीक है, जो बेसिकली फैक्ट्रीज एक्ट का ही एक एडवांस वर्जन है जो बहुत जल्दी इंडिया में लागू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब बात यह है कि चाहे बात फैक्ट्रीज एक्ट हो या फिर बाकी जो जितना सारा अलग अलग एक्ट आपने देखा, 12 और भी एक्ट आपने देखा, जो एक्चुअली लेबर एंड फैक्ट्रीज को मेंटेन करने के लिए, उनके सेफ्टी को मेंटेन करने के लिए अलग अलग वे में बनाया गया था, लेकिन ये सभी को भी सिंगल कोड में ट्रांसफर किया जा रहा है। बहुत अच्छा। तो फिर फैक्ट्रीज एक्ट 1948 इसको बनाने के पीछे का मेन कॉन्सेप्ट क्या था? द एक्ट इज एडमिनिस्ट्रेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया through its Director General, Factory Advice Service Labor Institute, and the state governments through their factory inspectorates advise the central and state government on administration of the Factories Act and coordinating the factory inspection service in the states. ये जो फैक्ट्रीज एक्ट है सर, ये फैक्ट्री एक्ट नॉर्मली कहाँ लागू होता है ना? ऐसे तो हर फैक्ट्री में तो लागू नहीं हो जाएगा। मिनिमम रूल क्या है? द एक्ट एप्लीकेबल टू एनी फैक्ट्री यूजिंग पावर एंड एम्प्लॉइंग 10 और मोर वर्कर्स, जहां पर पावर का इस्तेमाल होता है, 10 या उससे ज्यादा लोग काम करते हैं। एंड इफ नॉट यूजिंग पावर, अगर पावर का इस्तेमाल नहीं होता है, अगर वहां पर 20 या उससे ज्यादा 20 या उससे ज्यादा वर्कर काम करते हैं of the preceding 12 month, मतलब जिस टाइम पे on any day of the preceding 12 month, मतलब preceding 12 month में अगर किसी भी दिन preceding 12 month में, मतलब say for example current 22-23 चल रहा है, अगर 21-22 में 12 मंथ्स में किसी भी एक दिन अगर उसका एम्प्लॉय या वर्कर का संख्या, अगर पावर जनरेटिंग ऑर्गेनाइजेशन मतलब फैक्ट्री है जहां पावर का इस्तेमाल होता है, वहां 10 या उससे ज्यादा लोग काम करने से लेबर लॉ फैक्ट्रीज एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। जहां लेबर पावर का इस्तेमाल नहीं होता है, वहां 20 से ज्यादा लोग काम करेगा तो एप्लीकेबल हो जाएगा। एंड एनी पार्ट ऑफ विच अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज बीइंग कैरिड ऑन विद द एड ऑफ पावर और इज ऑर्डिनरीली सो कैरिड ऑन और वेयर ऑन 20 और मोर वर्कर्स आर वर्किंग और working on any day of the preceding 12 months, जो मैं आपको अभी समझाया। any part which the manufacturing process is being carried out without the aid of power or is ordinarily so carried out, मतलब वही बात बार बार बोल रहा है। but this does not include a mine, mobile unit belonging to the armed forces of the union, railway running shed और a hotel, restaurant और eating places, इन पे ये लागू नहीं होता है। तो बात समझे क्या? माइन पे लागू नहीं होता, मोबाइल यूनिट पे लागू नहीं होता जो आर्म फोर्सेस के लिए होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, रनिंग रेलवे रनिंग शेड और होटल, रेस्टोरेंट और ईटिंग प्लेस, इसको फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर रखा नहीं गया। बाकी हर जगह को फैक्ट्री के हिसाब से माना जाता है, ठीक है सर। तो ये तो मैं बस एक ओवरव्यू दिया आपको, और करेंटली ये रिपील्ड चल रहा है, ठीक है। न्यू कोड आ गया है, बट बहुत जल्दी वो न्यू कोड भी आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाएगा, सीए, सीएस, सीएमए सभी को पढ़ाया जाएगा, लॉयर्स को भी पढ़ाया जाएगा। लेकिन हम लोग फैक्ट्रीज एक्ट का क्या कॉन्सेप्ट है, डिटेल्स है, थोड़ा जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। किस तरह से फैक्ट्रीज एक्ट सेफ्टी सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयर वर्कर उनका ख्याल रखते हैं, इसके बारे में जानकारी फटाफट ले लेते हैं। चलो सर बोलो, अपडेशन समझ में आ गया? या अपडेशन अभी एप्लीकेबल नहीं हुआ, जो मार्केट में आ गया है मैं आपको बस उसका अपडेशन दे दिया, ठीक है। इसको अमेंडमेंट नहीं बोल सकते अभी, ठीक है, बिकॉज ये अमेंडमेंट नहीं है, बिकॉज ये अभी फोर्स में नहीं आया, लेकिन लेबर लॉ में फैक्ट्रीज एक्ट में चेंजेस आ गया है, इतना जानकारी यू मस्ट नो, ओके। ये বোঝা যাচ্ছে कि যাচ্ছে ना? अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फैक्ट्रीज एक्ट के बारे में बात करना, समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस सर। हाँ ओके देखो, तो देयर आर several legislation which regulate the condition of employment, work environment, जो मैं आपको दिखाया कितना सारा legislation है सर, ठीक है, जिसमें employment, work environment, other welfare requirement of certain specific industries. Factories Act 1948 enacted to regulate the working condition of factories. तो बेसिकली इसको क्यों बनाया गया? फैक्ट्री के अंदर वर्किंग कंडीशंस को देखभाल करने के लिए। In this case, Ravi Shankar Sharma versus State of Rajasthan, All India Reporting 1993 केस नंबर है। The court held that Factories Act is a social legislation. Factories Act एक social legislation है and it provides for the, ये किस लिए बनाया गया है? Provides for the health, safety, welfare and other aspects of the worker. तो कॉमन सेंस लगाओ सर, फैक्ट्रीज एक्ट में एक्चुअली जो एम्प्लॉई हैं, जो वर्कर हैं, उनके हेल्थ के बारे में, उनकी सेफ्टी के बारे में, उनके वेलफेयर के बारे में और एनी अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द वर्कर्स इन द फैक्ट्रीज, ये मेनली कंसर्न एरिया है फैक्ट्रीज एक्ट का। हर एक नियम का एक कंसर्न एरिया होता है, हर नियम का। लॉ का मतलब क्या है, सिंपल वे में समझो तो
नियम, है ना। नियम क्यों बनाया जाता है? नियम इसलिए बनाया जाता है ताकि लाइफ स्मूथ हो, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस को इजीली टैकल किया जाए, किसी के साथ खराब ना हो, सबको अपना हक मिले, है ना सर। समाज व्यवस्था बराबर का रहे, है ना। समाज व्यवस्था में एक हक का लड़ाई होता है ना सर। नहीं तो क्या होता है ना, जैसे पुराने लेबर लॉ में क्या प्रॉब्लम था, जैसे कि लेबर लॉ में जब आप लोगों को मैं बैकग्राउंड समझा रहा था लास्ट दिन, ठीक है, तो आप लोगों को मैं हिस्ट्री में बता रहा था ना कि ये यहाँ पर मैं बता रहा था आप लोगों को कि एक टाइम था पुराने ज़माने में जब स्पार्टाकस, इवन हमारे देश में भी था सर, जिसको स्पेशली यूरोपियन नेशंस में कृतदास प्रथा, हाँ सर, ब्रिटिश ने भी हम लोगों को बहुत लूटा सर। हम लोगों का यहाँ पर नील चाषी का जानते हो ना सर आप लोग? अरे वो इंडिगो फार्मिंग, अरे इंडिगो फार्मिंग करके हम लोग यहाँ पर फार्मर्स के साथ कितना खराबी हुआ है, जो ब्रिटिश ने, तो ऐसे नॉट जस्ट इंडिगो फार्मिंग, ऐसे बहुत सारा चीज़ें हैं। ब्रिटिश हमको बहुत, हमारे यहाँ पर लेबर को बहुत मारपीट किया। हाँ, जालियन वाला बाग पे कंडीशंस में आपको बताया। तो एक वर्कर भी इंसान है, ठीक है, उसका भी कुछ हक होता है, उनका भी कुछ हेल्थ होता है, सेफ्टी होता है, वेलफेयर होता है, जिसका देखभाल करने के लिए फैक्ट्रीज एक्ट 1948 को एक सोशल लेजिस्लेशन की तरह बनाया गया है। इन शॉर्ट द एक्ट, इन शॉर्ट अगर कहा जाए, द एक्ट इज मीन टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द वर्कर्स, आई होप यू अंडरस्टैंड, फ्रॉम बीइंग एक्सप्लॉइटेड बाय द ग्रीडी बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट। क्योंकि सर देखो क्या होता है ना कि सोशल मैटर आ गया, अब थोड़ा सा आप लोगों को ना सोशलिज्म का फीलिंग आएगा, ठीक है, थोड़ा सोशलिज्म का फीलिंग आएगा, समाजवादी, ठीक है। अब समाजवाद क्या होता है? राजनीति नहीं करेंगे, समाजवाद भी एक बात है सर, हर कंट्री के अंदर होता है, ठीक है, चाहे वो कंट्री कितना भी अपने आप को कैपिटलिज्म बोल दे, कितना भी अपने आप को फैसिज्म बोल दे, डजेंट मैटर, सोशलिज्म इज अ फैक्ट। सोसाइटी में सबका ख्याल रखना ही समाजवाद। समाजवाद मतलब क्या? सबका ख्याल रखना, है ना। तो ये ख्याल तो रखना पड़ेगा हर एक को, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, उसका कोई भी एजेंडा हो, कोई भी पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो सीपीआईएम हो जो समाजवाद में बहुत ज़्यादा बात करता है सर, बीजेपी हो उसका भी समाजवादी नीति है, कांग्रेस हो, ठीक है, जो भी हो, मतलब समाजवाद तो आपको लेना ही पड़ेगा। ऐसे इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी है, मिक्स्ड कॉन्सेप्ट में चलता है इंडिया। तो कॉन्सेप्ट इज दैट सर, बिजनेसमैन का ग्रिड होता है, बिकॉज वो एंटरप्रेन्योर है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट का सोचता है, लेकिन प्रॉफिट के चक्कर में आप एम्प्लॉय को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। हाँ, एम्प्लॉय है, काम करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, बट आपको कोशिश करना होगा, वो इमोशंस आपके अंदर होना चाहिए। आप बोलेंगे नहीं नहीं हमको, मैं उसको पैसा देता हूँ, बदले में काम कराता हूँ, ये जो सोच है ना, ये एक्चुअली कैपिटलिज्म व्यवस्था नहीं है, ये एक्चुअली सोच है, ये एक तरह का सोच है कि भाई मैं पैसा से काम करा रहा हूँ। कुछ लोग होते हैं सर, मैंने पैसा दिया ऐसे करते हैं। कुछ कुछ स्टूडेंट भी मिला है सर, बहुत कम कुछ मिला है, ठीक है, कुछ गार्जियंस ऐसे पेरेंट्स भी मिला है कभी कभी, 5-6 साल इस लाइन में हूँ तो ऐसे भी है। फीस दिए हैं, अरे फीस दिया कि टीचर नौकर हो जाएगा क्या? लेकिन लोगों का मेंटेलिटी है, ठीक है, मतलब किसके साथ, जैसे डॉक्टर को फीस दोगे तो क्या उसको चूस के खाओगे? वो अपना काम करेगा। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, पैसा देंगे तो कुछ भी हो जाए करना पड़ेगा, मैं पैसा देता हूँ। दैट शुड नॉट बी द एटीट्यूड, ठीक है। ये जो ग्रीडी बिजनेस मेंटेलिटी होता है ना, ये मेंटेलिटी एक्चुअली बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ये फैक्ट्रीज एक्ट में सोशल लेजिस्लेशन की तरह इसको बनाया गया है सर, ठीक है। एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ वर्किंग कंडीशन विद इन दी फैक्ट्री प्रेमाइसेस। जैसे हमारे बंगाल में इसका हिस्टोरिकल अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, वेस्ट बंगाल इंडस्ट्री में वन ऑफ द बेस्ट था इंडिया में, इंडस्ट्रियल कॉन्सेप्ट में। स्पेशली जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल रहा था, उन दिनों भारत का जो कॉन्सेप्ट था, भारत जब इंडिपेंडेंस हो रहा था, अगर मैं उस टाइम का इकोनॉमिक कंडीशंस का बात करूं भारत में, जैसे आज के डेट में भारत का इकोनॉमिकल पिलर बहुत सारा आ गया है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, मुंबई उसका एक अलग फाइनेंशियल पैरामीटर है, बैंगलोर टेक्नोलॉजिकली इंडिया को एक अलग दिशा दे रहा है, ठीक है, चेन्नई इंडस्ट्रियल वे में भारत को एक अलग ही दिशा दिया है ना, मतलब मद्रास तमिलनाडु। लेकिन जब भारत आजाद हो रहा था, मतलब ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस पीरियड, इंडिपेंडेंस एरा, उस टाइम पे भारत का दो इंडस्ट्रियल बेल्ट था मेनली मेनली। एक था गुजरात एरिया और एक था
बांग्ला, ओके, मतलब इसको हम लोग ऐसे बोलेंगे बंगाल, ठीक है। अब ब्रिटिश पीरियड में बिहार को भी बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर लाया गया था, बट बिहार था, बट वो बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर था। बट मैं यहाँ पर सिर्फ बंगाल का बात करूंगा, मतलब जो बंगाली स्पीकिंग एरिया है, ठीक है। तो बंगाली स्पीकिंग एरिया मतलब दार्जिलिंग को अगर मैं थोड़ा सा छोड़ दूं, दिस इज द एरिया, ठीक है, ये एक्चुअल बंगाल है। प्रॉब्लम, पॉलिटिकल प्रॉब्लम को छोड़ देते हैं, बांग्लादेश का अलग होने का रीजन यू ऑल नो अबाउट दिस थिंग्स, मैं इसके बारे में बात नहीं करूंगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पर यह बात करना चाहता हूँ कि भारत का दो इंडस्ट्रियल एरिया था, ठीक है, एक था बंगाल और दूसरा था गुजरात। तब भी था गुजरात, या फिर महाराष्ट्र गुजरात का एक बहुत बड़ा विदर्भ एरिया बोला जाता है, ठीक है। बेसिकली ये कॉटन प्रोडक्शन में बहुत ही नंबर वन हुआ करता था, आज भी है, ठीक है। आज भी अहमदाबाद सूरत एरिया कपड़ा के लिए जाने जाते हैं। बट बंगाल के पास था सर जूट, तो एक तरफ जूट था और एक तरफ कार्पास, सॉरी, कॉटन था, ठीक है। तो ये जूट एंड कॉटन दुनिया का इतना बड़ा एसेट है, मैं आपको क्या बताऊं, है ना। ब्रिटिश तो ये दोनों से इतना खाया, क्या बताऊं आपको। और साउथ का अलग बात है, वो मसाला इंडस्ट्रीज को अभी मैं बात नहीं करूंगा, छोड़ो। तो कहने का मतलब है ये जूट इंडस्ट्री बंगाल में एकदम फ्लोरिश था, बहुत ज्यादा फैला हुआ था। लेकिन ये पॉलिटिकल इश्यूज और स्पेशली ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, जो फैक्ट्री के अंदर जो डिस्प्यूट हुआ है, यही प्रॉब्लम सर, यही प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम यहाँ पर अभी 2 सेकंड में बात हुआ है कि फैक्ट्रीज में जो ग्रीडी बिजनेसमैन है, मतलब ये जो डिस्प्यूट क्रिएट हुआ था, एक्चुअली इसी तरह से हुआ था कि एम्प्लॉइज लेबर का मानना था कि ओनर जो है, जो जूट मिल का ओनर है, ये ग्रीडी है, पेमेंट नहीं करता, सेफ्टी नहीं देखता, डिफरेंट रीजन था। और बिजनेसमैन का कहना था कि हम लोग बिजनेस डिटोरिएट हो रहा है, हम इतना पैसा नहीं दे सकते, सैलरी नहीं बढ़ा सकते, समथिंग लाइक दैट। और फिर बीच में आ गया राजनीति, और बंगाल में राजनीति का एक बहुत ही भयंकर रूप दिखता है जो कितना लोगों का अच्छा करता है आई डोंट नो, पुरानी बात तो मुझे नहीं पता, बट कम से कम 90s के बाद से, जब से मेरा जन्म है उसके बाद का राजनीति तो मैंने देखा थोड़ा बहुत। यहाँ पर लोगों का अच्छाई से ज्यादा अपने अच्छाई के बारे में लोग ज्यादा सोचते हैं, उसी को एजेंडा बना के काम करते हैं ज्यादातर केस में। अगर उसमें किसी का अच्छा हो जाए तो चलो ठीक है। अब यही प्रॉब्लम है कि इतना ज्यादा, जरूरत से ज्यादा राजनीति कर लिया। अगर ओरिजिनल कॉज में टिका होता तो शायद जूट इंडस्ट्रीज बंगाल में जिंदा रह जाता, जितना था आई थिंक कुछ ना कुछ वो रिस्टोर हो सकता था, मे बी इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज ऐसा प्रेडिक्ट करना नहीं चाहिए, बट हो सकता था। यहाँ का इंडस्ट्रियल जो प्रॉब्लम है वेस्ट बंगाल में, जो एक एंटी इंडस्ट्रियल मूवमेंट बना है, ये शायद नहीं होता कि बंगाल में बिजनेस मूवमेंट नहीं है। जो प्रॉब्लम है बंगाल का, बंगाली पॉपुलेशन में प्रॉब्लम है करेंटली कि एक एंटी इंडस्ट्री मूवमेंट है, बिजनेसमैन नहीं आना चाहता। और सिंगूर के बाद तो और प्रॉब्लम बढ़ गया, ममता दीदी ने जिस तरह से विरोध बनाया, और सीपीएम को जिस तरह से नास्तानाबूद किया, उसके बाद से तो और प्रॉब्लम बढ़ गया। अब उसमें ममता दीदी खुद ही प्रॉब्लम में अभी फंस गए। मतलब वो चाहते हैं, जैसे अदानी आजकल बहुत बंगाल आ रहा है, आपको पता है। हाँ सर, अदानी आजकल बहुत ज्यादा बंगाल आ रहा है। हल्दिया में इनका बहुत बड़ा काम बन रहा है, पोर्ट में, हल्दिया पोर्ट एंड हल्दिया एरिया में। और रिसेंटली बर्धमान में एक बहुत बड़ा राइस मिल भी लिया है। बर्धमान ऐसे राइस के लिए जाने जाते हैं, आप लोगों को बता दूं मैं, बर्धमान डिस्ट्रिक्ट इंडिया का टॉप 10 डिस्ट्रिक्ट में से एक है, मतलब जिसका फाइनेंशियल कंडीशंस ऑल ओवर, मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट में बंगाल का 2 डिस्ट्रिक्ट आता है जो इंडिया में टॉप 10 करता है, एक ईस्ट मिदनापुर और दूसरा बर्धमान, आपको बता दो सर, टॉप 10 में आता है सर रैंकिंग में। मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट में भारत में जितना भी डिस्ट्रिक्ट है, 600 700 के आसपास डिस्ट्रिक्ट है, उसमें से टॉप 10 में आता है बारडवान डिस्ट्रिक्ट एंड ईस्ट मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट। सो रिसेंटली बारडवान में एक राइस मिल भी अदानी लिया है, तो अदानी के साथ आजकल दीदी का काफी अच्छा कनेक्शन बनाने का कोशिश जारी दिख रहा है मुझे। आई थिंक चाहते हैं कि अदानी कुछ करे। रिलायंस के पास भी दीदी बहुत बार गया है, बट रिलायंस एज सच कुछ नहीं किया जो अभी तक। अब देखो आगे क्या होता है। तो ठीक है, ये सब तो करंट सिचुएशंस है, लेकिन आपको जो मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ, फैक्ट्रीज एक्ट में आ जाओ। ग्रीडी बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट एंड इट आल्सो प्रोवाइड्स फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ वर्किंग कंडीशंस विद इन द फैक्ट्री प्रीमाइसेस। फैक्ट्री प्रीमाइसेस में वर्किंग कंडीशंस इंप्रूव होना चाहिए। The main objective of the Factories Act 1948 is to ensure adequate safety measures and to promote the health and welfare of the workers employed in factories. The act also makes provisions regarding employment of women and young persons, including children and adolescents.
मतलब चिल्ड्रन कितना एज में आके काम कर सकते हैं, एडोलेसेंस पीरियड लाइक 14 के बाद चिल्ड्रन तो बिल्कुल काम नहीं कर सकते, अप टू 14 नो वर्क, एकदम गुनाह है, इलीगल है, बट 14 के बाद काम हो सकता है, बट उसमें भी रूल्स है कि 14 ईयर्स के बच्चे के 14 के बाद जो बच्चा काम करेगा फैक्ट्रीज में उनको आप क्या काम करवा सकते हो, ठीक है। अच्छा, एनुअल लीव विथ वेजेस एटसेट्रा, आप क्या लीव ले सकते हो, कितना लीव ले सकते हो, वेजेस कितना दिया जा सकता है, ठीक है, इसके ऊपर भी लॉ में फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर काफी बात हुआ है। ये जो एक्ट है, दिस एक्ट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर में भी ये एक्ट लागू होता है, एंड ऑल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड एस्टेब्लिशमेंट फॉलोइंग विद इन द डेफिनेशन ऑफ फैक्ट्री एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन एम ऑफ द एक्ट अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड इट is also applicable to factories belonging to central and state governments। अगर अलग से कुछ नहीं बोला है तो भारत में सेंट्रल हो या स्टेट गवर्नमेंट के हर फैक्ट्री में ये लॉ लागू होता है, ठीक है। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 पूरा भारत में एप्लीकेबल होते हैं और ये 1 अप्रैल 1949 से केम इनटू इफेक्ट हुआ है सर, ठीक है। तो ये फैक्ट्रीज एक्ट का क्या हो गया सर, एप्लीकेबल एरिया, थोड़ा सा इतिहास ओवरव्यू आपने देख लिया। चलो अभी कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आपको जानना है, हर लॉ का ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है ना सर। जैसे कि आज आप लोगों को मैं सुबह वाला क्लास में मॉर्निंग में इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स हो रहा था, उसमें कोई भी लॉ बनाने के टाइम पे क्या क्या रूल फॉलो करना पड़ता है उसके बारे में मैंने बताया, उसमें डेफिनेशंस का एरिया एक बहुत इंपॉर्टेंट था, है ना, टाइटल फिर डेफिनेशंस, तो ये आ गया डेफिनेशंस का एरिया हर लॉ में। कॉम्पिटेंट पर्सन कौन है सर, फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर सेक्शन 2 सबसेक्शन CA defines the expression competent person in relation to any provision of this act means a person or as an institution recognized as such by the chief inspector for the purpose of carrying out test, examination and inspection required to be done in a factory under the provision of this act having regard to the qualification and experience of the person and facilities available at his disposal, the qualification and experience of the person employed in such institutions and facilities available therein with regard to conduct of such test, examinations and inspection, and more than one person or institution can be recognized as a competent person in relation to a फैक्ट्री। मतलब फैक्ट्री में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इसको देखभाल करने के लिए एक प्रॉपर क्वालिफाइड कोई ना कोई होगा जो पूरा का पूरा मैटर को टेस्ट करेगा, एग्जामिन करेगा कि सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं है। कौन चेक करेगा, कोई तो होगा, ठीक है। तो रेस्पेक्टिव ऑफिसर्स होते हैं जो फैक्ट्री कंडीशंस वगैरह को चेक करने के लिए आ सकते हैं, ठीक है। हैजर्डस प्रोसेस को चेक करेगा, हैजर्डस क्या है, हैजर्डस प्रोसेस बहुत प्रॉब्लमेटिक एरिया है, हर फैक्ट्री में कुछ ना कुछ हैजर्डस सिचुएशन हो सकता है। सेक्शन 2 सबसेक्शन CB defines the expression hazardous process as any process or activity in relation to an industry specified in the first schedule where unless special care is taken raw material used therein, जो भी raw material use होता है, और the इंटरमीडिएट फिनिश प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट उस फैक्ट्री में बन रहा है, बाई प्रोडक्ट जो भी बन रहा है, जो भी वेस्ट है, जो भी एफ्लुएंट्स देयर ऑफ जो भी है, cause material impairment to the health of the person engaged in or connected therein with, result in the pollution of the general environment, है ना, आसपास के एरिया को भी वो पॉपुलेशन मतलब पॉल्यूशन करते हैं, आसपास के पॉपुलेशन के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, और जो फैक्ट्री के अंदर है उनके लिए भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो किसी भी तरह का हैजर्डस सिचुएशंस से बचने के लिए हैजर्डस सिचुएशंस क्या हो सकते हैं वो बताया। The state government may by notification in the official gazette amend the first schedule by way of addition, omission or variations of any industry specified in the state schedule, ठीक है। सर आप लोगों को हैजर्डस से एक चीज मुझे याद आया, सर आप लोग भोपाल गैस के बारे में तो जानते हो, भोपाल गैस ट्रेजेडी, सर बोलो ना। है सर, है ना, तो बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है सर, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आपको इमेज दिखाना नहीं चाहता, बहुत ही खतरनाक इमेज है, मतलब जो हुआ है और अभी भी होता है। भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में मैं ज़्यादा बोल लूँगा तो मुश्किल हो जाएगा। मतलब ये जो गैस लीक किया था, ठीक है, ये एक हैजर्डस सिचुएशन क्रिएट हुआ था, है ना, कि किस तरह से गैस लीक हो सकता है, और अगर गैस लीक हो जाए उसके बाद आसपास के एरिया में क्या हालत हुआ था। पूरा का पूरा भोपाल का एक पर्टिकुलर बस्ती एरिया बहुत सारा जो भयंकर सिचुएशंस में पड़ गया था, ठीक है। आप चाहो तो भोपाल गैस के बारे में ज़रूर रीड करें, ठीक है, लीगल एक्शन क्या हुआ था, पूरा का पूरा एक केस बना है सुप्रीम कोर्ट में, क्या हुआ था सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। लॉन्ग टर्म हेल्थ इफेक्ट्स क्या हुआ था, ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का रिपोर्ट भी है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो कितने पॉपुलेशन को इफेक्ट किया था। A total of 36 wards were marked the authorities as being gas affected। 36 wards, बहुत बड़ा शहर है भोपाल, affecting a population of 5,20,000।
Of these 2 lakh were below 15 years of age and 3,000 were pregnant women. The official immediate death toll was 2259 and in 1991 3928 deaths had been officially certified. आप समझ रहे हो, 8,000 लोग ऐसे ही 2 हफ्ते में मारा गया था. गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश कंफर्म 37878 डेज रिलीज टू द गैस रिलीज. 7 लाख सिटीजन को भी इफेक्ट किया है. मतलब बहुत सारा, मतलब बहुत खतरनाक एक कॉन्सेप्ट है. कॉन्सेप्ट मतलब हुआ है, हकीकत है, कॉन्सेप्ट नहीं बोलूंगा. मतलब ये इतना भयंकर एक घटना घटा है. तो फैक्ट्री का एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट होना बहुत जरूरी है. फैक्ट्री लॉ, फैक्ट्रीज एक्ट बहुत जबरदस्त और बहुत ही जरूरत के हिसाब से जहां जरूरी है टाइट भी होना चाहिए. ठीक है, बिकॉज किसी को हेल्थ, किसी का जिंदगी को लेके खेल नहीं होना चाहिए. एक्सीडेंट हो सकता है बट एक्सीडेंट बचाने का कोशिश भी होना चाहिए. जैसे मेरे को एक चीज याद आ रहा है, आजकल आप मतलब आप लोग देखोगे मेरे मैं जिस एरिया में बिलोंग करता हूँ वहाँ पर आजकल काफी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है. जैसे कि खड़गपुर मेरे घर से 20 किलोमीटर दूरी में है. मैं बंगाल के बारे में ज्यादा जानता हूँ सर, मैं यहाँ पर पला बड़ा हूँ, तो आई नो एनी अदर स्टेट से ज्यादा जानता हूँ मैं बंगाल के अलग अलग एरिया के बारे में. तो मैं खड़गपुर के बारे में आपको एक बात बताता हूँ. खड़गपुर इंडस्ट्रियल जोन सर, ये खड़गपुर इंडस्ट्री अभी बहुत ज्यादा स्प्रेड कर रहा है और रिसेंटली कोलकाता के आसपास एरिया के अंदर खड़गपुर इंडस्ट्रियल एरिया सबसे डेवलपिंग एरिया है अगर इंडस्ट्री वाइज में बात करूं. ठीक है, अगर मैं इंडस्ट्री वाइज बात करूं तो खड़गपुर इंडस्ट्रियल जोन अभी सबसे ग्रोइंग इंडस्ट्रियल जोन है. ठीक है, बिकॉज दुर्गापुर आसनसोल जो ओल्ड इंडस्ट्रियल जोन है वो बन चुका है. ठीक है, उसमें और ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है, जो है वही चल रहा है. लेकिन न्यूली बिल्डअप जो इंडस्ट्रियल जोन है जो खड़गपुर एरिया में अभी खड़गपुर मिदनापुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर आता है, उसी जोन में ये बन रहा है. ठीक है सर, खड़गपुर मिदनापुर, जैसे ये टाटा स्टील बहुत पुराना है इस एरिया में, बट जो खड़गपुर इंडस्ट्रियल जोन जो दिख रहा है ना आपको, ये जोन सर बहुत खतरनाक हालत में है. ज्यादा दिन नहीं हुआ, हार्डली 5 to 10 ईयर्स. बेसिकली आयरन इस्पात का ज्यादातर फैक्ट्री है. मतलब बेसिकली वो आयरन ओर को ऐसे बॉयल करके इस्पात बना जा रहा है. ठीक है, तो लेकिन सर एरिया का पॉल्यूशन इतना ज्यादा हो रहा है, मैं आपको क्या बताऊं, बहुत भयंकर हालत है. हाँ मानता हूँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है, लोगों को काम भी मिल रहा है, बट सर पोल्यूशन कंट्रोल को लेके कुछ नियम नहीं है. नेचर खत्म हो रहा है टोटली. ठीक है, एक तरफ सर इंडस्ट्री भी चाहिए, आई अंडरस्टैंड, आपको भी पता मुझे भी पता, लेकिन आप जिस तरह से हैजर्डस सिचुएशंस क्रिएट कर रहे हो ना आसपास के वातावरण में, ये बहुत खराब है. ठीक है, जैसे मेरे को एक इंडस्ट्री का नाम याद आ रहा है, अगर मिल जाए तो मैं आपको हकीकत दिखाता हूँ. एक एरिया है गौजा सिमुल इस्पात बोल के, इस्पात फैक्ट्री पटवारी का है, मैं आपको दिखाता हूँ. यहाँ पर इतना सुंदर सर आम का, बेसिकली मैंगो का बहुत अच्छा ये था. मतलब क्या बोलो सर उसको, ये आप देख सकते हो थोड़ा बहुत यहाँ पर दिख रहा है. ये देखो, ये पीछे फैक्ट्री है, ये मैंगो का छोटा छोटा पेड़ दिख रहा होगा आपको. ठीक है, ये एक्चुअली बहुत बड़ा मतलब गार्डन था, बहुत बड़ा. यहाँ पर कम से कम 5 एकड़ के आसपास का जमीन होगा, मुझे इतना नॉलेज नहीं है एकड़ का, बट बहुत बड़ा 3-4 पार्क था, मैंगो पार्क. पार्क पूरा खत्म हो गया. एक्चुअली पार्क बचाया जा सकता था, बट ये लोग जो पोल्यूशन कंट्रोल वगैरह है ना, उसको कंट्रोल नहीं करता, कुछ भी नहीं कंट्रोल करता है. ये देख सकते हो आप, धुआं देखो, लेकिन क्या इसको कंट्रोल नहीं हो सकता? हो सकता है, लेकिन कंट्रोल नहीं करता है. और गवर्नमेंट की तरफ से भी किसी भी तरह का प्रॉपर इंस्पेक्शन, बेसिकली आप इतना बोलो सर, करप्शन बहुत ज़्यादा है. ठीक है, और क्योंकि कोलकाता से दूर में है तो और ज़्यादा. স্যার এরকম ফ্যাক্টরিগুলোর এগেনস্টে তো এনভায়রনমেন্টাল লও অ্যাপ্লিকেবল থাকে। हाँ बिल्कुल, एकदम एनवायरमेंटल लॉ भी एप्लीकेबल है. लॉ बहुत सारा है, बट गवर्नमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है. मैं ये नहीं बोलूंगा सर इंडस्ट्री तो बनाना पड़ता है क्योंकि इतना बड़ा पॉपुलेशन है, लेकिन इंडस्ट्री बने बट इंडस्ट्री के साथ साथ कम से कम हार्म करो ना नेचर को, कोशिश तो करो. बट कोशिश ही नहीं है, कोशिश बिल्कुल नहीं है कि जितना हो सके कम करे. पता नहीं क्यों नहीं करता, बट सीरियसली नेचर बहुत खत्म हो गया. इतना ज्यादा इंडस्ट्री के कारण नेचर को एकदम, आसपास के जमीन बहुत खतरनाक हालत है. लेकिन क्या इसको बचाया नहीं जा सकता? कुछ तो रूट होगा. हाँ थोड़ा कॉस्टली हो जाएगा, ये अंडरस्टैंड, बट नेचर को खत्म करके या आसपास के लोगों का जिंदगी को खत्म करके क्या मिलेगा? आई डोंट नो. लंग्स खराब हो जाता है लोगों का, इतना काला धुआं
आसपास के 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर रेडियस में जब फैलता है ना, लोगों का लंग्स का क्या हालत हो सकता है सोचो आप। ठीक है, तो एनवायरमेंटल लॉ भी अप्लाई होता है, लॉ तो है बट उसको बैलेंस कौन करेगा, इट्स अ बिग क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हैजर्ड क्या हो सकता है, मैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया देने का कोशिश किया, बाकी आपके पास और भी एग्जांपल्स हो सकता है। मैं अपने एक्सपीरियंस में जितना होना था मैं बताया। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में क्या है, सेक्शन 2 सबसेक्शन के डिफाइंस द एक्सप्रेशन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एज एनी प्रोसेस फॉर मेकिंग, अल्टरिंग, रिपेयरिंग, ornamenting, finishing, packing, oiling, washing, cleaning, breaking up, demolishing or otherwise treating or adapting any article or substance with a view to its use, sale, transport, delivery or disposal। ठीक है, वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर बोला गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन के। pumping oil, water, sewage or any other substances, generating, transforming, transmitting power, composing type of printing, printing by letter press, lithography, photogravure, सिमिलर प्रोसेस ऑफ बुक बाइंडिंग, जो भी है ये सभी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। मतलब मैन्युफैक्चरिंग क्या है इसका भी डेफिनेशन इसलिए बोला है सर। ठीक है, कंस्ट्रक्टिंग, रिकंस्ट्रक्टिंग, रिपेयरिंग, फिनिशिंग, ब्रेकिंग अप शिप्स एंड वेसल्स, preparing or storing any article in cold storage। In Messrs. Qazi Nurul Hassan Hamid Hussain Petrol Pump versus Deputy Director Employee State Insurance Corporation 2003 में केस बना था। It was held that definition manufacturing process does not depend upon and is not correlated with any end product being manufactured out of manufacturing process। It includes even repair, finishing, oiling, cleaning process with view to its use, sale, transport, delivery or disposal। It cannot be restricted an activity which may result into manufacturing something or production of a commercially different article। The manufacturing process cannot be interpreted in a narrow sense in respect of an act which is meant for the purpose connected with social welfare। ये केस एक्चुअली जो बना था, आप चाहो तो गूगल करके इसका केस का पूरा निकाल सकते हो, बट आपको यहाँ पर मैं सिंपल इतना समझा सकता हूँ। मिसेस क्वाजी नूरुल हसन हमीद हुसैन पेट्रोल पंप के साथ डिप्टी डायरेक्टर का जो केस बना था, इसमें स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का, वो बताना चाहते कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के डेफिनेशंस को लेकर केस बना था। डज नॉट डिपेंड अपॉन एंड इज नॉट कोरिलेटेड विद एनी एंड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड आउट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मतलब किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बाद जो एंड प्रोडक्ट निकलते हैं, क्या वो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है? ठीक है, तो बेसिकली क्या बोला, मैन्युफैक्चरिंग मतलब रिपेयर, फिनिशिंग, ऑयलिंग, क्लीनिंग प्रोसेस with view to its use, sale, transport, delivery or disposal। It cannot be restricted an activity which may result into manufacturing something or production of a commercially different article। The manufacturing process cannot be interpreted in a narrow sense। मतलब लास्ट में जो बाई प्रोडक्ट पड़ा रहता है, ठीक है, जो स्क्रैप की तरह पड़ा रहता है, उसको प्रॉपर वे में मैन्युफैक्चरिंग नहीं बोला गया है। ठीक है, सो इस केस में देखा जाएगा विच इज मेन फॉर द पर्पस कनेक्टेड विद द सोशल वेलफेयर। ठीक है, तो वो मैन्युफैक्चरिंग सोशल वेलफेयर में किस काम पे लग रहा है, अगर वो एंड प्रोडक्ट भी है तो उसके बारे में लॉ अपने आप को जगह दिया है कि अगर जरूरत पड़े तो मैन्युफैक्चरिंग मानेंगे, बट नॉर्मली नैरो सेंस में मैन्युफैक्चरिंग को नहीं देखा जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग वही है जो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में बोला है। ठीक है, अब एंड प्रोडक्ट होगा कि नहीं होगा ये डिपेंड है, ये सब्जेक्ट टू कंडीशंस है। नॉर्मली नैरो सेंस में मैन्युफैक्चरिंग को एक्सप्लेन नहीं किया गया है, ब्रॉड सेंस में ही कहा किया गया। ठीक है, सेक्शन 2 सबसेक्शन आई वर्कर के बारे में बात करता है। सर हु इज वर्कर? सर वर्कर सेक्शन 2 सबसेक्शन आई में बोला है द टर्म वर्कर एज ए पर्सन एम्प्लॉयड डायरेक्टली और बाय और थ्रू एनी एजेंसी, है ना, या तो डायरेक्ट एम्प्लॉयड या फिर किसी एजेंसी के थ्रू से, जो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू से होता है ना, लेबर कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू से होता है, बड़े बड़े फैक्ट्री में लेबर कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू से होता है, एजेंसी भी बोल सकते हो आप। विद और विदाउट द नॉलेज ऑफ द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, हो सकता है कि वो जो ओरिजिनल ओनर है उनको पता ही नहीं कि भाई कौन इसके यहाँ पर काम करते हैं, नॉलेज के साथ भी हो सकते हैं, ना भी हो सकता है। ठीक है, सब कॉन्ट्रेक्चुअल होते हैं। वेदर फॉर रेम्यूनरेशन और नॉट, चाहे उसके लिए रेम्यूनरेशन हो या ना हो, इन एनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और इन क्लीनिंग और एनी पार्ट ऑफ द मशीनरी और प्रेमाइसेस used for a manufacturing process or in any other kind or work incidental to or connected with the manufacturing process or the subject of the manufacturing process but does not include any member of the armed force of the union। किसमें लागू नहीं होता? आर्म फोर्स में लागू नहीं होता, जो मैं आपको अभी बताया था। ठीक है, आर्म फोर्स का जो यूनियन है उसमें लागू नहीं होता ये एक्ट।
In Lal Mohammed versus Indian Railway Construction Company Limited 1999, it was held that all the workers employed by a construction company would squarely attract the definition of the term workman. जो भी construction company में काम करते हैं सब automatically workman के हिसाब से आ जाते हैं and they are working for remuneration in a manufacturing process carried out by the project. मतलब क्या है ना, एम्प्लॉय तो किसी भी तरह से लूफॉल्स ढूंढता है, भाई कहाँ प्रॉब्लम है देखो लॉ के अंदर और हम इसका बेनिफिट उठाएंगे, ठीक है। ये नॉट जस्ट एम्प्लॉयर, ये हर एक इंसान का एक आदत सा बन गया है, ठीक है। किसी का भी थोड़ा बहुत गैप देखते हैं तो उसका फायदा उठाते हैं, लेकिन लॉ एकदम क्लियर कट बोला है भाई वर्कर कौन है, उसका प्रॉपर डेफिनेशन दिया है। फैक्ट्री क्या है, फैक्ट्रीज एक्ट पढ़ रहे हैं, फैक्ट्री क्या है। सेक्शन 2 सबसेक्शन एम फैक्ट्री के बारे में बोला है सर। डिफाइंस द टर्म फैक्ट्री एज एनी प्रीमाइसेस, किसी भी प्रीमाइसेस इंक्लूडिंग द प्रेसिडेंट्स देयरऑफ। प्रेसिडेंट मतलब जिस एरिया में हो रहा है और उसका इख्तियार में जो ऐसे मेन एक फैक्ट्री हो गया और उसके जो फाका एरिया है जहां पर मानो कि स्पेयर पार्ट्स या फिर रॉ मटेरियल्स पड़ा हुआ है उसको प्रेसिडेंट्स बोल सकते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट्स बोल सकते हैं। तो एनी प्रीमाइसेस इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट्स देयरऑफ वेयर ऑन 10 और मोर वर्कर्स आर वर्किंग, जो मैं आपको पहले ही ओवरव्यू में बता रहा था, जहां 10 या 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं और वर्किंग ऑन एनी डे ऑफ द प्रीसीडिंग 12 मंथ्स, पहले पिछले 12 महीने में, एंड इन एनी मतलब एनी डे 12 महीने में किसी भी एक दिन भी अगर काम किया, एंड इन एनी पार्ट ऑफ व्हिच ए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज बीइंग कैरिड, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हुआ है। अब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है आपने अभी अभी देखा, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है इसका डेफिनेशन अभी अभी आपको मैंने बता के आया है ना सर, सेक्शन 2 सबसेक्शन के, ठीक है। अब देखो सर, जैसे एक डेफिनेशन पढ़ने जाओगे तो दूसरा डेफिनेशन ऑटोमेटिकली आपके सामने आ जाएगा। आप सोचोगे भाई मैन्युफैक्चरिंग क्या है, तो उसके बारे में भी लॉ क्लियरली बोल दिया है कि व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग। So manufacturing process is being carried on with aid of power or is ordinarily so carried on, या फिर पावर के हेल्प से किया गया है या फिर नॉर्मल ऑर्डिनरी काम हुआ है। दूसरा पॉइंट है वेयर ऑन 20 और मोर वर्कर्स, जहां पर 20 या उससे ज्यादा वर्कर काम करते हैं और वेयर वर्किंग ऑन एनी डे ऑफ द प्रीसीडिंग 12 मंथ्स, पिछले 12 महीने में किसी भी दिन अगर 20 से ज्यादा लोग काम करते हैं, एंड इन एनी पार्ट ऑफ व्हिच ए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज कैरिड आउट विदाउट द एड ऑफ पावर, पावर के हेल्प के बिना, और इज ऑर्डिनरीली सो कैरिड ऑन, ठीक है। तो सिंपल बात है, अगर पावर यूज हुआ है तो 10 से ज्यादा या 10, और बिना पावर का है तो 20 या 20 से ज्यादा हो तो उसको फैक्ट्री कहलाएगा, ओके। और जो आपको मैं अभी बोला नॉर्मल रेस्टोरेंट ईटिंग फैसिलिटीज जहाँ होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आर्म फोर्सेस का जो मोबाइल होता है, ठीक है, उसमें लागू नहीं होता, अभी अभी बोला ना सर, ठीक है। होटल रेस्टोरेंट ईटिंग प्लेस एंड रेलवे रनिंग शेड और फोर्स ऑफ द यूनियन, आर्म फोर्स का जो यूनियन होता है उस पर लागू नहीं होता है, बाकी हर एक केस में ये चीज लागू हो सकता है। बोलो सर, समझ में आ रहा है फैक्ट्री क्या है। देखो यहाँ पर भी बोला है बट डज नॉट इंक्लूड अ माइन सब्जेक्ट टू द ऑपरेशन ऑफ माइंस एक्ट 1952, माइन को फैक्ट्रीज के अंदर नहीं रखा गया। अब आई थिंक वो न्यू जो एक्ट बन रहा है ना सर उसमें आ जाएगा, बिकॉज उसमें आपको जो रिपील दिखा रहा था मैं, ठीक है, ये जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ वर्किंग कंडीशंस के अंदर इसमें माइंस एक्ट को लाया गया सर। ये देखो ये जो न्यू कोड बना है इसमें फैक्ट्रीज एक्ट भी है, माइंस एक्ट भी है, तो इस कोड के अंदर सारा का सारा आ जाएगा, ठीक है। लेकिन फैक्ट्रीज एक्ट जब बनाया गया था उसमें माइंस को अलग से रखा गया था, माइंस के लिए अलग एक्ट बनाया गया था। अच्छा, फॉर कंप्यूटिंग द नंबर ऑफ वर्कर्स फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज ऑल द वर्कर्स इन डिफरेंट ग्रुप्स एंड रिलेज इन डे शैल बी टेकन इनटू अकाउंट। ऑल द वर्कर्स अब डिफरेंट ग्रुप में जो भी है उसी को काउंट किया जाएगा। जैसे कि आपको मैंने बताया कि 10 से ज्यादा हो, 10 या 10 से ज्यादा पावर जनरेटिंग जहां पावर का इस्तेमाल होता है, और 20 या 20 से ज्यादा जहां पर पावर का एड नहीं रहता है। तो फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज द मेयर फैक्ट दैट an electronic data processing unit or a computer unit is installed in any premises or a part thereof shall not be construed to make it a factory if no manufacturing process is being carried on in such premises or part thereof। एक सिंपल इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग यूनिट या कंप्यूटर यूनिट से अगर कुछ काम चल रहा है तो उसको फैक्ट्री का नाम नहीं दिया जाता। जस्ट इलेक्ट्रॉनिक यूनिट का काम चल रहा है तो फैक्ट्री नहीं। इन सिलन रज वर्सेस प्रिसाइडिंग ऑफिसर 1 एडिशनल लेबर कोड चेन्नई में ये केस हुआ था। इट वाज हेल्ड दैट अंडर सेक्शन 2M
Factory means any premises including the presence thereof in which a manufacturing process is carried on. Explanation 2 of section 2 subsection N sets out that the mere fact that an electronic data processing unit or a computer unit is installed in any premises or part thereof would not render a unit into a factory if no manufacturing process is carried on in such premises or part thereof. अगर कोई manufacturing नहीं होता, सिर्फ कंप्यूटर यूनिट या डेटा प्रोसेसिंग यूनिट है, तो फिर आप उसको फैक्ट्री नहीं कहोगे. ठीक है, तो केस बनता है तब उसके बारे में, उसके बेसिस में ही डेफिनेशंस को भी और अपग्रेड किया जाता है. नाउ अनदर डेफिनेशन सर, ऑक्यूपायर. सर कौन है ऑक्यूपायर? सेक्शन 2 सबसेक्शन N डिफाइंस द टर्म ऑक्यूपायर ऑफ ए फैक्ट्री. ऑक्यूपायर ऑफ ए फैक्ट्री as the person who has ultimate control over the affairs of the factory, जिसके फैक्ट्री में, फैक्ट्री के अफेयर्स में ओवरऑल कंट्रोल या अल्टीमेट कंट्रोल है. In the case of a firm or other association of individuals, any of the individual partners or members thereof shall be deemed to be the occupier, मतलब owner basically. In case of a company or any one of the directors shall be deemed to be the occupier, director. In case of a factory owned or controlled by central or state government or any local authority, the person or persons appointed to manage the affairs of the factory, सरकारी ऑफिसर्स जिनको अपॉइंट किया गया फैक्ट्री को चलाओ. ठीक है, जैसे सेल, वेल, ओएनजीसी, हाँ, एनटीपीसी, सरकारी कंपनी बहुत सारे हैं, है ना, फैक्ट्री. तो सरकारी फैक्ट्री में जिनको अपॉइंट किया गया मैनेज द अफेयर्स ऑफ द फैक्ट्री बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट और द लोकल अथॉरिटी एज द केस में भी शैल बी डीम्ड टू बी द ऑक्यूपायर. ठीक है, मतलब रेस्पेक्टेड ऑफिसर. इन केस ऑफ ए शिप, जहाज के केस में, विच इज बीइंग रिपेयर्ड or on which maintenance work is being carried out in a dry dock which is available for hire. ड्राई डॉक में जहां पर ये मेंटेनेंस वगैरह शिप का होता है, तो उस केस में द ओनर ऑफ द डॉक शैल बी डीम्ड टू बी द ऑक्यूपायर और द पर्पस ऑफ एनी मैटर प्रोवाइडेड फॉर बाय और अंडर. मतलब जो डॉक का ओनर है, ओनर ऑफ द डॉक जो है, उन्हीं को ऑक्यूपायर माना जाएगा. सेक्शन 6, सेक्शन 7, सेक्शन 7A, 7B, सेक्शन 11, सेक्शन 12, section 17 insofar as it relates to providing and maintenance of sufficient and suitable lighting or around the dock. dock के आसपास में lighting होना चाहिए. section 18, 19, 42, 46, 47, 49 in relation to the workers employed on such repair or maintenance. The owner of ship or his agent or master or other office in charge of the ship or any person who contracts with such owner, agent or master or other officer in charge to carry out the repair or maintenance work shall be deemed to be the occupier. अगर कोई और है जैसे कि ओनर या उसका एजेंट, तो उनको भी डीम्ड ऑक्यूपायर माना जाता है. ठीक है, तो बेसिकली हु इज द ओनर, हु इज द ऑक्यूपायर, बेसिकली कि भाई जो भी फैक्ट्री है, जो भी फैक्ट्री रिलेटेड वर्क है, उसमें वर्कर या वहां पर ऑक्यूपायर या ओनर के लेवल में किसको मानेंगे. ठीक है, तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर बोला. तो बहुत सारा केस भी बनाया ऑक्यूपायर के, यहाँ पर आप देख सकते हो. The worker employed directly by him, workers employed directly by him or by through any agency. The machinery, plant or premises. Next second. अच्छा, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? पता सर, मैं थोड़ा डिटेल्स में ही बता रहा हूँ, एक एक सेक्शंस के हिसाब से ही बात कर रहा हूँ. समझ तो आ रहा होगा? प्लीज टेल मी सर. इजी है सर, ज्यादा कुछ नहीं है, सिंपल कुछ नियम है, कॉमन सेंस में भी आप पढ़ोगे ना, दिमाग में घुस जाएगा. ठीक है, बस गो थ्रू करो, फिर क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करने से ही हो जाएगा. लेकिन लॉ समझना चाहिए, लॉ में क्या बोला है वो फील करना पड़ेगा आपको, सेक्शन थोड़ा बहुत दिमाग में रखना पड़ेगा. ठीक है, और फिर क्वेश्चन आंसर के साथ जैसे प्रैक्टिस करोगे दिमाग में और घुस जाएगा, तो ये इसके कारण बोला है, उसके कारण बोला है. ठीक है, लेकिन पहले लॉ को तो पढ़ो. बोलो सर, समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे हाँ ना, कुछ तो बोले. है सर. क्या सिर्फ चौथा को ही समझ में आ रहा है, बाकी किसी को नहीं आ रहा है? হ্যাঁ স্যার. हाँ सर, ओके सर, चलो. স্যার আমার হেডফোনটা ডিস্টার্ব করছে, ওই জন্য শুনতে পাচ্ছি. ठीक है सर, ठीक है, नो इशू. नहीं सर, बीच बीच में आप लोगों का हुकारा हाकारा पूछ लेता हूँ कि आप लोग समझ पा रहे कि नहीं. ओके, अच्छा. मशीनरी, प्लांट, प्रीमाइस एंड यूज फॉर पर्पस ऑफ कैरिंग आउट सच रिपेयर मेंटेनेंस. ठीक है, जो भी ऑफिस इंचार्ज है, कॉमन सेंस में आप कुछ चीजें देख सकते हो. अच्छा देखो, कुछ केस बना है. केस क्या है? इन कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. सर केस इंपॉर्टेंट है क्या? यस, जब भी आपको केस रिलेटेड सवाल करते हैं, आपको केस को मेंशन करके जवाब देना पड़ता है. ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे, तो अच्छा मार्क्स भी कैरी होता है और क्वेश्चन में पूछते भी हैं. जैसे लास्ट दिन आपको मैं किस क्लास में दिखा रहा था, आई थिंक
इकोनॉमिक लॉ में इन लोग का ग्रुप 2 में शायद केस को मेंशन करके, आज सुबह भी शायद बता रहा था केस को मेंशन करके, जूरिस्प्रूडेंस एंड जनरल लॉ में। हाँ बोलो। हाँ জুরিসপ্রুডেন্স বলছিলেন এই হেডেন কেসের ব্যাপারে। हाँ एडम्स के केस में तो केस कहीं ना कहीं आपको आएगा ही आएगा। तो इन कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड वर्सेस Lieutenant Governor Delhi 2002, it was held that in the case of a company which owns a factory, it is only one of the directors of the company who can be notified as the occupier. कोई भी एक डायरेक्टर को ऑक्युपायर मान देंगे फॉर द पर्पस ऑफ द एक्ट, एंड द कंपनी कैन नॉट नॉमिनेट एनी अदर एम्प्लॉय टू बी द ऑक्युपायर ऑफ द फैक्ट्री। कंपनी किसी एम्प्लॉय को ऑक्युपायर नहीं कर सकते, किसी भी डायरेक्टर को ऑक्युपायर माना जाएगा। एकदम बिल्कुल 2002 का केस है। इन इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन वर्सेस लेबर कमिश्नर केस जो बना था, it was held that for the purpose of section 2 subsection n, what is to be seen is who has the ultimate control, किसके पास ultimate control है फैक्ट्री का over the affairs of the factory. Relevant provisions regarding establishment of the Indian Oil Corporation Limited and its working leave no doubt that ultimate control over the affairs of the corporation, including opening and running of the factories, is with the central government, and acting through the corporation is only a method employed by central government of running its petroleum industry, है ना, जिसको भी central government employ किया है। In this context of section 2 subsection n, it will have to be held that all the activities of the corporations are really carried on by central government with a corporate mask, है ना, मतलब किसी न किसी को उन्होंने corporate mask में वो actually control कर रहा था। तो जिसको भी उन्होंने वहां पर दिया है एज एन रिप्रेजेंटेटिव या जिसको भी रिस्पेक्टेड ऑफिसर को दिया है, उन्हीं को पूरा का पूरा खेल जाएगा कि भाई गवर्नमेंट का जो भी बिहाफ में काम करेगा उन्हीं को ऑक्युपायर माना जाएगा। तो ऑक्युपायर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हियर। फैक्ट्री का ओनर कौन है, ऑक्युपायर कौन है, किसके नोटिस बाय ऑक्युपायर। सेक्शन 7 प्रोवाइड्स दैट द ऑक्युपायर शैल एटलीस्ट 15 days बिफोर ही बिगिंस टू ऑक्युपाई और यूज एनी प्रीमाइसेस एज अ फैक्ट्री। 15 दिन का नोटिस देना पड़ता है, ठीक है। ऑक्युपायर शैल एटलीस्ट 15 days बिफोर ही बिगिंस टू ऑक्युपाई और यूज एनी प्रीमाइसेस एज अ फैक्ट्री। किसको सेंड करेगा, सेंड टू चीफ इंस्पेक्टर को रिटन नोटिस कंटेनिंग द नेम एंड सिचुएशन ऑफ द फैक्ट्री, कहाँ पर क्या नाम है, कहाँ है। चीफ इंस्पेक्टर बोलता है कि भाई मैं इसका ऑक्युपायर हूँ, मैं इसको ले रहा हूँ, काम करूंगा, ठीक है। जैसे घर लेने के टाइम पे सरकार के घर में रजिस्टर जमा करना पड़ता है, उसी तरह का। द नेम एंड एड्रेस ऑफ द ऑक्युपायर, द नेचर एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, किस तरह का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चलेगा, द डिटेल्स ऑफ वर्कर्स एटसेट्रा। Whenever a new manager is appointed, the occupier shall send the inspector a written notice and to the chief inspector a copy thereof within 7 days from the date of which such person takes over charge, ठीक है। तो ये कुछ सिंपल कॉन्सेप्ट है। नोटिस बाय ऑक्युपायर 15 दिन के अंदर आपको चीफ इंस्पेक्टर को भेजना है, और जब न्यू मैनेजर आता है, ऑक्युपायर शैल सेंड द इंस्पेक्टर रिटन नोटिस एंड टू चीफ इंस्पेक्टर ए कॉपी देयरऑफ। ड्यूटीज ऑफ ऑक्युपायर क्या है, सेक्शन 7 ही बताते हैं। प्रिस्क्राइब द जनरल ड्यूटीज ऑफ ऑक्युपायर। एवरी ऑक्युपायर शैल इंश्योर सो फार एज इज रीजनेबली प्रैक्टिकेबल। सिंपल बात है सर, जो ऑक्युपाई करता है उस पर्टिकुलर फैक्ट्री को, उसका सबसे बड़ा जो मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, हेल्थ सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ ऑल वर्कर्स while they are at work in the factory। जब वो फैक्ट्री में काम करे तो उनका हेल्थ, उनका सेफ्टी, उनका वेलफेयर देखने का पूरा मतलब ड्यूटी है, कर्तव्य है सर देखना, ठीक है। प्रॉफिट के चक्कर में ऐसा कुछ भी ना करना चाहिए जिसमें किसी भी इंसान का जान में खतरा हो, समझ रहे सर, जान में खतरा, हेल्थ में खतरा, ठीक है। इंस्पेक्टर कौन है, सेक्शन 8 प्रोवाइड्स दैट द स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट सच पर्सन as possess the prescribed qualification to the inspectors for the purpose of this act and may assign to them such local limit as it may think fit. Section 8 provides that the state government may appoint such person as possess the prescribed qualification to be inspector for the purpose, ठीक है। prescribed qualification जो भी गवर्नमेंट बताते हैं, जैसे आप लोगों में आज स्टेटस आई होप आप लोगों ने देखा होगा, ये फूड इंडस्ट्री में, फूड कॉर्पोरेशन में जॉब का वैकेंसी निकला है। CA CMA तीनों क्वालिफिकेशंस का मैंडेटरी दिया है। अच्छा खासा जॉब है, 1,80,000 तक का पैकेज जा रहा है। बाकी तो और भी गवर्नमेंट लेवल में होता है। आप लोगों ने देखा होगा वहाँ पर क्वालिफिकेशंस के तौर पे CA CMA भी है, LLB का भी एक अलग जगह बना हुआ है, ठीक है। नॉर्मली एडमिनिस्ट्रेशन लेवल में, जनरल मैनेजर में और अकाउंट्स डिपार्टमेंट के लिए CA CMA मेंशन किया है, ठीक है। तो इस तरह से जो भी क्वालिफाइड मतलब गवर्नमेंट लोगों का एक कॉन्सेप्ट है, बहुत लोग समझते नहीं है, सोचते हैं कि CA CMA करके गवर्नमेंट का क्या होगा। अरे बहुत सारा गवर्नमेंट में बहुत जरूरी होता है, प्राइवेट तो है ही, प्राइवेट तो पागल की तरह पड़ा रहता है CA CMA क्वालिफाइड के लिए, और गवर्नमेंट लेवल में भी वो लोग भी उसी लोगों को चाहते हैं बिकॉज दे हैव दैट काइंड ऑफ नॉलेज
और ऑथोरिटी ऑल्सो। ठीक है सर, बनते जाओ, बन जाओगे, बस नॉलेज गेन करते जाओ। ठीक है, जब आपको फैक्ट्री में काम मिले तो आपको हर चीज़ का ज्ञान होना चाहिए। तो इतना पढ़ाई करना पड़ेगा आप लोगों को, इतना ज्ञान लेना पड़ेगा, इतना क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ताकि आप एग्जाम भी क्रैक करो और जब हम इंटरव्यू का समय आए तो उसमें भी आपको कोई ना हरा पाए। ऐसे मेंटेलिटी के साथ पढ़ाई करना है सर। ठीक है, बहुत मेहनत करना है। मेहनत करने से पीछे मत हटिए सर, क्योंकि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। लिख लो, शॉर्टकट में सक्सेस नहीं आएगा, लिख लो सर। Section 8 provides that the state government may appoint such person as possesses the prescribed qualification to be inspector for the purpose of this act and may assign to them such local limit as it may think fit. Section 9 prescribes the powers of the inspector. तो क्या power देता है? To enter into any place which is used or which he has reason to believe is used as a factory. कोई भी एरिया में घुस सकता है, किसी को भी बिना पूछे, कोई परमिशन नहीं चाहिए, रीजनेबल कॉज में। मेक एग्जामिनेशन ऑफ द प्रीमाइसेस, प्लांट, मशीनरी, आर्टिकल, सब्सटेंस, हर चीज को चेक कर सकता है। ठीक है, नॉर्मली आजकल सर ये WBCS या UPSC लेवल में जो ऑफिसर्स होते हैं उन्हीं को नॉर्मली ये सब दायित्व तो मिलता है, स्टेट में, सेंट्रल में। इंक्वायर इनटू एनी एक्सीडेंट, इंक्वायर इनटू एनी एक्सीडेंट और डेंजरस ऑकरेंस whether resulting in bodily injury, disability or not, and take on this sport statement or any person which he may consider necessary for such inquiry. Require the production of any document relating to the factory, कोई भी डॉक्यूमेंट चाहिए वो प्रोड्यूस करना होगा। Seize or take copies of any register, record or any documents of any portion thereof, seize कर सकता है as he may consider necessary. Normally accounts book, जो लोग चोरी चमारी करता है ना, हार्ड कॉपी जला देते हैं, हार्ड डिस्क होगा तो फेंक देते हैं, जो जिनका डुप्लीकेसी रहता है। ठीक है, ऐसा एक ऑडिट में गया था सर, बेसिकली फार्म से था, हावड़ा का एक फार्म में तब था मैं, तो सीमेंट इंडस्ट्री था मोस्ट प्रोबेबली, जितना याद आ रहा है, सीमेंट फैक्ट्री था, सीमेंट गोडाउन और हाँ सीमेंट गोडाउन और फैक्ट्री से, हाँ काशीपुर में था मोस्ट प्रोबेबली। तो जो ओनर था ना वो कोलकाता का सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर था। तो प्रॉब्लम ये था कि इतना ज़्यादा डुप्लीकेसी होता था वहाँ पर, प्रॉपर कुछ भी नहीं था, तो बहुत मुश्किल हुआ था, जेल हो गया था। दमदम सेंट्रल जेल में ओनर को एकदम डायरेक्टली घुसा दिया था, और एकदम अंदर जाके ना, मतलब पूरा का पूरा सब कुछ वो लोग, हम लोगों का फार्म जो था वो ऑडिट करता था, इंटरनल ऑडिट और एक्सटर्नल ऑडिट एक दूसरा फार्म में था, तो मैं दोनों के लिए ही बेसिकली मुझे जाना पड़ता था वहाँ पर। लेकिन जब रेड पड़ा ना सर, क्या बताऊँ आपको, हालत टाइट कर दिया। फिर जो एक्चुअल ओनर था उनका हेल्थ का रीज़न दिखा के फिर उनका बेटा को जेल में जाना पड़ा, 12 साल का ओनर था, इतना मुझे याद है। तो मुश्किल होता है बिल्कुल, वो किसी भी एरिया में किसी भी मोमेंट में जा सकते हैं और चेक कर सकते हैं। Require the production of any document relating to factory, seize the take copies of any register, to take the possession of any article or substance part thereof and of detain it for so long as it necessary. जब तक उनको ठीक लगता है वो रख सकता है, अभी रीजनेबल रीजन में, कॉज में। हाँ, टू एक्सरसाइज सच अदर पावर्स एज मे प्रिस्क्राइब्ड। ठीक है, और जो भी अलग पावर उनके पास रहेगा वो यूज कर सकता है। सर्टिफाइड सर्जन्स होते हैं सर, इनको भी पावर दिया जाता है, सर्टिफाइड सर्जन्स। Section 10 provides that the state government may appoint qualified medical practitioners to be certifying surgeons for the purpose of this act within such local limits. Local limit में ही कोई होगा, ठीक है, for such factory or class of description of factories that it may assign to them respectively. The duties of certified surgeons क्या होता है? The examination and certification of young persons, जो भी वहाँ पर काम कर रहे हैं वो medically fit है कि नहीं है, ठीक है, examination of person engaged in factories in such dangerous occupations, बिकॉज फैक्ट्री में बहुत डेंजरस काम होता है, चाहे वो गैस फैक्ट्री हो, चाहे वो सीमेंट इंडस्ट्री हो, ठीक है, बहुत ही डेंजरस मैटर को देखना पड़ता है, शरीर में किसी भी बॉडी पार्ट्स में प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, जहाँ पर ब्रॉयलर जो आयरन स्पॉन्ज आयरन फैक्ट्री है, बहुत भयंकर आग के सामने काम करना पड़ता है सर, फायर के सामने काम पड़ता है। तो सच डेंजरस ऑक्यूपेशंस और प्रोसेसेस एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, जो भी प्रोसेस है वो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना सर? Exercising of such medical supervision as may be prescribed or any factory
or class or description of factories where cases of illness have occurred which is reasonable to believe are due to the nature of the manufacturing process. जो भी illness हो रहा है, अगर illness हो रहा है लोगों के अंदर तो वो manufacturing process के कारण हो रहा है, ये जांच करना, और other conditions for work prevailing thereon, तो उसके लिए surgeon देखने मतलब लगाना पड़ता है. By reason of any change or manufacturing process carried on or on the substance used thereon, or by any reason for adoption of any new manufacturing process or any new substance for use in a manufacturing process, there is a likelihood of injury to the health of workers employed in that manufacturing process. जैसे मुझे एक चीज याद आया सर, वो एक वेब सीरीज आया है, बहुत ही डेंजरस वेब सीरीज है हॉटस्टार में, ह्यूमन बोल के, किसी ने देखा? बहुत भयंकर दिखाया है सर। मैं ज्यादा सीरीज नहीं देख पाया क्योंकि मेरे को वो इतना भयंकर चीज दिखा रहा है ना, मेरे से नहीं हो पा रहा. दो चार एपिसोड देखने के बाद मैं बोला भी बंद करो, जो भी है होने दो, आई डोंट नो, मतलब दिमाग खराब करने वाला. ये जो भी वायरस वगैरह होता है ना लोगों का, जैसे कि अभी कोरोना वायरस वगैरह, तो कोई भी वैक्सीन आने से पहले टेस्ट होता है, उसमें पहले पशुओं में होते हैं, गिनी पिग में होते हैं, उसके बाद ना गरीबों में होते हैं, पैसा देके उन पे टेस्ट करवाया जाता है. ठीक है, तो इलीगल है, समझ रहे हो ना सर? कुछ लोग होते हैं जो बॉन्ड में साइन करके करते हैं, बट वो भी इलीगल है. अब ये सब का अलग हेल्थ रूल्स है. ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी इंडस्ट्री में, ठीक है, चाहे वो फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री क्यों ना हो, अगर किसी भी तरह का हेल्थ इंजरी कर रहा है, जो वो ह्यूमन मूवीज में दिखा, वेब सीरीज में दिखाया, आप चाहे तो थोड़ा देख सकते हो, आपको आइडिया आ जाएगा. Young persons are about to be employed in any work which is likely to cause injury to their health. ठीक है, तो किसी भी कारण से अगर किसी को भी हेल्थ इंजरी हो सकता है, तो ये सब देखभाल करना, प्रोटेक्ट करना, रोकना, वेलफेयर जो भी है देखना, ये सब काम होता है सर्जन का. वेलफेयर मेजर्स के लिए द फैक्ट्रीज एक्ट टेक्स केयर ऑफ द वर्कर्स इन द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स. क्या क्या मैटर देखता है, फटाफट देख लो. हेल्थ ऑफ वर्कर्स इन वर्किंग एनवायरनमेंट, सेफ्टी ऑफ द वर्कर इंक्लूडिंग हैजर्डस प्रोसेस, welfare of the workers, working hours for adults, employment of young persons, annual leave with wages. ठीक है, वेजेस के साथ एनुअल लीव, मतलब साल में कितना लीव आपको मिल सकता है, लेकिन वेजेस आपका काटा नहीं जाएगा. ये वेलफेयर मेजर्स है. हेल्थ क्या है, हेल्थ के बारे में क्या लिखा है? चैप्टर 3 जो है वो हेल्थ के बारे में बात करता है. चैप्टर 3 ऑफ द 1948 फैक्ट्रीज एक्ट डील्स विथ measures to be taken considering the health aspects of the worker. The following are to be taken care of by the occupier of the factory. क्या क्या है? Cleanliness, साफ सुथरा होना पड़ेगा, बिल्कुल हाइजीन एकदम मेंटेन करना है. डिस्पोजल और वेस्ट एंड एफ्लुएंस जो भी है, सब कुछ ठीक ठाक, वेस्ट को मेंटेन करो. वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर, डस्ट एंड फ्यूम, आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन, ओवरक्राउडिंग, लाइटिंग, ड्रिंकिंग वाटर, लैट्रिन्स एंड यूरिनल्स, स्पीटॉन्स. ठीक है, तो ये सभी चीज एकदम ठीक ठाक मेंटेन करना होगा. ठीक है, क्लीनलीनेस के बारे में क्या लिखा है? सेक्शन 11 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स दैट every factory shall kept clean and free from effluvia arising from any drain, privy or any nuisance, and in particular removal of accumulated dirt, refuse on floors, benches or workrooms, staircases, passages, and effective disposal of the same. Cleaning of the floor of every workroom once in every week by washing with disinfectant or by some other effective method, providing effective drainage or removing water to the extent possible. ये सब मेंटेन करना होगा. वर्किंग कंडीशंस रखना जरूरी है. सिर्फ प्रॉफिट करोगे क्या? ये देखना जरूरी है. तो ऑक्यूपायर का काम है ये सब देखभाल रखना. To ensure that interior walls and roofs etc. are kept clean, following is to be complied with. Whitewash and color wash should be carried out at least once in every 14 months. Whitewash और color wash हर 14 महीने में एक बार. Where surface has been painted or varnished, repair or revarnished should be carried out once in every 5 years. ये सब आप लोगों के लिए important है. If washable, then once in every period 6 months. Where they are painted or varnished or where they have smooth impervious surface, it should be cleaned once in a very period of 14 months by such method as may be prescribed. All doors, windows, other framework which are wooden or metallic shall be kept painted, varnished at least
वंस इन एवरी पीरियड ऑफ 5 ईयर, 5 साल में एक बार करना है। तो एकदम रूल्स के मुताबिक चलना पड़ेगा, एकदम चलना पड़ेगा। सर चलता है क्या? हाँ सर, किसी किसी एरिया में, बड़े बड़े फैक्ट्रीज में तो चलना पड़ता है, ठीक है। गवर्नमेंट पे बहुत कुछ डिपेंड करता है ना। अब देखो, हीरोक राजा अगर होगा तो हालत ऐसा ही होगा। हीरोक राजा जानते हो ना सर? सत्यजीत रॉय का बहुत फेमस एक मूवी है, आप जरूर देखें। ऐसे तो कहने पे बच्चे लोगों के लिए है, बट नॉट चिल्ड्रन मूवी सर, एक्चुअली बड़ों के लिए है। दिखाया जाता है बच्चों को चिल्ड्रन मूवी के तौर पे शिक्षा देने के लिए, बट है तो बड़ों के लिए, बिकॉज बहुत बड़ा एथिक्स है उसके अंदर। हीरोक राजा देशे देखा आप लोगों ने किसी ने भी? हाँ सर, है सर। जरूर देखो सर। वहां पर हीरोक राजा देशे में, मैं क्यों हीरोक राजा देशे का यूज किया, बिकॉज ये जो भी बात यहाँ पर चल रहा है ना, कॉमन सेंस अगर आपको एक्वायर करना है, आप हीरोक राजा देशे, अगर बंगाली मूवी है, बहुत बहुत फेमस फेमस अवार्ड भी मिला है, अवार्ड छोड़ो, आप मूवीज जरूर देखें, ठीक है सर। इसमें एक इतना अच्छा एक लाइन है, मैं आपको बताता हूँ। तो वेरी फेमस मूवी सर। बेसिकली यहाँ पर जो माइंस में काम करते हैं, जो फार्मर्स है, इनके क्वालिटी ऑफ लाइफ का हालत इतना खराब हो, मतलब किया जा रहा था ड्यू टू, मतलब जो राजा है, जो हीरोक राजा, मतलब एक्चुअली जो राजा का नाम यहाँ पर है ना, हीरोक मतलब डायमंड सर, ठीक है। जिन्होंने ये मूवी के बारे में नहीं जानते, मैं उनको बताऊं, ठीक है। विकिपीडिया पेज है, मतलब आप समझ सकते हो कि कितना फेमस मूवी है, ठीक है, और कितना अवार्ड भी मिला है इसको। सो बंगाली मूवी है, बट अब यूट्यूब में आपको मिल जाएगा, यूट्यूब में मिल जाएगा, फ्री में देखने वाला मूवी बता रहा हूँ, ठीक है। और आप जरूर देखें, इंग्लिश कैप्शन यूज कर लेना सर। ये एक्चुअली राजा है, ठीक है। इनके बारे में छोड़ो अभी, ये जो राजा है, हीरोक राजा देसी इन द किंगडम ऑफ डायमंड्स, ठीक है। तो डायमंड मतलब बेसिकली डायमंड माइंस होगा। तो जो डायमंड माइंस में काम करना इतना आसान नहीं होता है, बहुत ही मुश्किल का काम होता है डायमंड माइंस में काम करना। ऑक्सीजन का बहुत कमी होता है, तो बहुत सारा मुश्किल होते हैं, तो ठीक है, वो सब मैटर नहीं है यहाँ पर। तो ये एक्चुअली इस मैटर में ही दिखाया गया कि जिनके कारण देश चलता है, फार्मर्स हो, माइंस में काम करने वाले हो, फैक्ट्री में काम करने वाले हो, अगर आप इनका सेफ्टी, सिक्योरिटी, हेल्थ, इनके बेनिफिट, इनका वेलफेयर को नहीं देखोगे, तो फिर आप कैसे, किस तरह से आप देश चला पा रहे हो, है ना। मतलब बस माँ माटी मानुष बोलने से नहीं होगा, सच में इनके लिए कुछ करना पड़ेगा, सच के इनके डेवलपमेंट के लिए कुछ सोचना पड़ेगा, है ना। सिर्फ जय जवान जय किसान बोलने से नहीं होता है, आपको सच में कुछ करना पड़ेगा। ऐसे जय जवान जय किसान जो नारा है, ये अपने लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, और उसके बाद सच में जवान और किसान के लाइफ में काफी बदलाव आया है। अब माँ माटी मानुष पे कितना आया है, इसका भी देखना पड़ेगा सर, आई डोंट नो सीरियसली। अभी भी इसका ऑडिट होगा, क्या सच में बंगाल में डेवलपमेंट हुआ है, फार्मर्स को, वर्कर्स को, फैक्ट्री में काम करने वालों को पता चलेगा। तो इस मूवी में एक बहुत अच्छा एक सॉन्ग यूज किया गया है, इस पर्पस में मैं बोल आराम से बोला जा सकता है। तो उसमें एक लाइन है, मैं बंगाली में बोल सकता हूँ आपको, आई होप आप लोगों ने भी सुना होगा। कहते हैं कि ऐसे बंगाली लाइन है सर, बोलते हैं कि देखो भालो जने थाके भांगा घरे और मंदो जैसे सिंहासने बसे। मतलब जो गंदा है वो टूटा हुआ घर में रहते हैं, और जो मंदो मतलब जो खराब है वो सिंहासन में बैठते हैं। और फिर नेक्स्ट लाइन में बोलते हैं हीरार खनिर श्रमिक हुए काना कोड़ी नाई। ट्राई टू अंडरस्टैंड, मतलब किस तरह से श्रमिकों के साथ खराबी हो सकता था, अभी भी होता है बहुत सारे एरिया में। हीरार खनिर श्रमिक हुए काना कोड़ी नाई, दैट मीन्स डायमंड के माइंस में काम करते हैं, बट उनके पास पैसा कुछ नहीं है, बस 2 वक्त तक थोड़ा बहुत खाना भी देता है, वो भी ठीक से नहीं देता, ठीक है। तो ऐसे बोलते हैं कि हीरार खनिर श्रमिक हुए काना कोड़ी नहीं, ओ भाई रे ओ भाई, ठीक है, আমি কতই রঙ্গ দেখি दुनिया, इट्स लाइक दैट। मतलब एक्चुअली मैं कितना इस दुनिया का क्या क्या रूप रंग और देखूं, ठीक है, আমি কতই रंग देखी दुनियाए, ओ भाई रे ओ भाई रे, इट्स अ लाइन। तो बहुत कनेक्ट करता है सर ये गाना, आई होप आप लोगों को भी पता होगा किसी किसी को। सो पॉइंट इज दैट ये फैक्ट्रीज एक्ट पढ़ने के टाइम पे आप अगर ये सब फील कर पाओगे ना, आपको पढ़ने का और मन करेगा। हाँ तो था ठीक बोलছি রে। হ্যাঁ স্যার, কৃষকদের জন্য লাইন ছিল স্যার। হ্যাঁ, কৃষকদের জন্য লাইনটা ভুলে গেলাম, কি ছিল লাইনটা?
তোর মনে আছে? সোনার ফসল ফলায় জেতার দুই বেলা জোটে না हार। हाँ यस, सोनार फसल फलाए जेतार दुई वाला जोटे ना हार, मतलब जो सोनार फसल इन द सेंस बेसिकली चावल को बोला है सर, राइस पैडी को बोला है। मतलब राइस बन रहा है, पैडी बन रहा है, धान जिसको हम लोग बंगाली में बोलते हैं धान, धान जो बना रहे हैं जो गोल्डन है, हाँ तो वो तो शरीर चलाते हैं ना, धान हो या गेहूं हो जो भी हो, जो उसको बना रहे हैं उसको खाना तक नहीं मिल रहा। सोनार फसल फलाए जेतार दुई वाला जोटे ना आहार, मतलब खाना भी 2 वक्त का ठीक से नहीं मिलता। मतलब इतना खतरनाक देश का सिचुएशन हो जाता है जब शासक सही नहीं होता, जब लॉ सही नहीं होता। शासक पे डिपेंड करता है, लॉ है तो उसका यूज होगा कि नहीं, है ना। शायद लॉ है बट उसका प्रॉपर इस्तेमाल होगा, डिपेंड करता है ना कि आपका एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, डिपेंड करता है। लॉ बनने से ही नहीं होगा, हाँ लॉ तो बहुत सारा है बट लॉ का मानने वाला, लॉ को फॉलो करने वाला, है ना, जो ऑफिसर्स आप यूज अपॉइंट कर रहे हो, ठीक है, डिपेंड करता है सर। तो मस्ट गो थ्रू मूवी, जरूर देखिए सर। जो लोग हिंदी बैकग्राउंड से हैं मैं उनको जरूर बताऊंगा कि आप इंग्लिश सबटाइटल लेके देख लो सर, बट देखो अगर बंगाली समझ में नहीं आता है तो। गोल्डन मूवी है सर, गोल्डन मूवी। अच्छा आगे चले। डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड एफ्लुएंस सेक्शन 12 में बोला है वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर, यस बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। So section 13 provides that effective and suitable provisions shall be made in every factory for securing and maintaining every workroom in adequate ventilation, है ना, नहीं तो सांस बंद होके मर जाएगा। Circulation of fresh air and such a temperature as will secure to workers they are in reasonable condition of comfort and prevent to health in case of the work involves the production excessively with high temperature. Adequate measures shall be taken to protect the workers by separating their process which produces such high temperatures from the workroom by insulating the hot parts or by their effective means. तो अगर बहुत हॉट पार्ट्स में काम करना पड़ता है तो वैसा इफेक्टिव कंडीशंस भी बनाना पड़ता है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए संगे संग क्या मेजर मतलब मेजर लेना पड़ेगा, ठीक है। डस्ट एंड फ्यूम के लिए भी सेम टू सेम बोला है सेक्शन 14 में। आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन, ठीक है, वहां पर भी प्रॉब्लम होता है सेक्शन 15। if the humidity of the air is artificially increased, the state government may make rules prescribing standards of humidification, वो फैक्ट्री में जरूरी होता है प्रोडक्ट के लिए। regulating the methods used for artificially increase the humidity of the air, directing prescribed test for determining the humidity of the air to be correctly carried out and recorded, मतलब कितना ह्यूमिड एक इंसान सह सकता है। prescribing methods to be adapted for securing adequate ventilation and cooling of the air in the workrooms। overcrowding, एक पर्टिकुलर एरिया में कितना लोग एक एट ए टाइम में काम कर सकते हैं, ठीक है, इसका भी एक प्रॉपर डेफिनेशन दिया है सर। ओवरक्राउडिंग सेक्शन 16 प्रोवाइड्स दैट नो रूम इन फैक्ट्री शैल बी ओवरक्राउडेड टू एन एक्सटेंट इंजरीज टू द हेल्थ एंड वर्कर्स एम्प्लॉयड देयरइन। स्टैम्पेड हो सकता है। देयर शैल बी इन एवरी वर्करूम इन अ फैक्ट्री एट लीस्ट 14.2 क्यूबिक मीटर्स ऑफ स्पेस फॉर एवरी वर्कर। हर एक वर्कर के लिए 14.2 क्यूबिक मीटर स्पेस चाहिए, ठीक है, 14.2 क्यूबिक मीटर्स for every worker employed therein, point to be noted। लाइटिंग के बारे में बोला है। सेक्शन 17 provides that in every part of a factory where workers are working or passing there shall be provided and maintained sufficient and suitable lighting, nature and artificial or both, all glazed windows, ठीक है, skylight भी चाहिए, window चाहिए, ठीक है, shall be kept clean on both the inner and outer surface, एकदम ठीक है। ड्रिंकिंग वाटर इंपॉर्टेंट है, पानी भी नहीं पीना भी है, कुछ नहीं हो सकता। हाँ सर, सेक्शन 18 में बताया गया इफेक्टिव अरेंजमेंट शैल बी मेड टू प्रोवाइड एंड मेंटेन ऑल सुइटेबल, बेसिकली जो भी जरूरी चीजें हैं उसको सेक्शन वाइज बोला है, आपको बस एक बार दिमाग लेके पढ़ना है। Effective arrangement shall be made to provide and maintain and suitable points connectivity situated for all workers employed in sufficient supply of wholesome drinking water where more than 250 workers are employed, जहाँ पर provision shall be made for cooling drinking water during hot weather। The water point shall be away 6 meter from any washing place, मतलब धोने का जो वॉशिंग एरिया है नहाने वगैरह वहां से कम 6 मीटर दूरी में होना चाहिए, क्योंकि आसपास में यूरिनल लैट्रिन स्पीट ऑन हो सकता है। ओपन ड्रेन कैरिंग टूलेज एंड एफ्लुएंट ऑफ एनी अदर रिसोर्स ऑफ कॉन्टामिनेशंस, जो भी गंदी चीजें हैं वहां से कम 6 फीट दूरी में बनाना चाहिए, कम से कम 6 फीट, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि आप लैट्रिन के सामने टॉयलेट के सामने ड्रिंकिंग वाटर लगा दो, ठीक है। मतलब कुछ लोग होते हैं पागल की तरह काम करते हैं,
ठीक है, तो प्रॉपरली सब कुछ मेंटेन होना चाहिए। लैट्रिन्स एंड यूरिनल्स, सेक्शन 9 provides that in every factory sufficient latrine and urinal accommodation prescribed type shall be provided conveniently situated and accessible to workers at all times while they are at factory। एकदम convenient situations में होना चाहिए। Separate enclosed accommodation shall be provided for male and female workers, बिल्कुल एकदम होना चाहिए। They shall be adequately lighted and ventilated, एकदम। They shall be maintained in a clear and sanitary conditions। मैं बहुत कम फैक्ट्री में देखा हूँ सर ये लैट्रिन्स यूरिनल्स प्रॉपरली मेंटेन होता है, मतलब प्रॉपर कंडीशंस मेंटेन बहुत जगह में नहीं होता है, मैंने देखा। Sweepers shall be employed to keep clean latrines, urinals and washing places. If there are more than 250 workers are employed, all latrine and urinal accommodation shall be of prescribed types। अगर 250 से ज़्यादा है, the floors and internal walls and the sanitary block shall be laid in glazed tiles होना चाहिए to provide a smooth, polished, impervious surface। The latrine and urinal shall be washed and cleaned at least once in every 7 days with suitable detergent and disinfect or with both। सर क्या पढ़ा रहे हो आप? हाँ, घर चलाने का शिक्षा दे रहे क्या सर? वही तो है। अगर आप घर चलाना सीख गए तो फिर फैक्ट्री चलाना भी सीख जाओगे। प्रॉब्लम तो यही है कि आजकल घर चलाना नहीं सिखाते हैं। हाँ सर, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम में क्या प्रॉब्लम आ गया, आजकल हम लोगों को सर्वाइवल स्किल नहीं सिखाया जाता। मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। एक दिन आनंदबाजार पत्रिका पढ़ रहा था, आनंदबाजार पत्रिका में एक आर्टिकल आया है सर, आप सुनो। आर्टिकल में क्या बोलता है? बोलता है कि लड़की लोगों को क्या नहीं कराना चाहिए। बोलते हैं कि अगर, क्योंकि लड़का लड़की सेम है। अरे कहाँ सेम है? एक बॉय है तो एक दूसरा गर्ल है, सेम नहीं है, डिफरेंस है। बॉडीली डिफरेंस, एटीट्यूड डिफरेंस, हर तरह का डिफरेंस है, एक नहीं है। रेस्पेक्ट अपने अपने जगह में दोनों का है। प्रॉब्लम क्या है, आजकल एक गलत फहमी हो गया है, लड़का कर सकता है लड़की नहीं कर सकता। अरे बाबा, मिसयूज क्यों कर रहे हो? हर काम, लड़की बच्चा पैदा कर सकता है, लड़की माँ बन सकता है, लड़का बन सकता है। आप लोग क्या बोलोगे सर? अरे लड़का बच्चा पैदा कर सकता है, माँ बन सकता है क्या? लड़का कोख में रख सकते हैं क्या? नहीं ना, तो एक नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? आनंदबाजार में लिखा है आर्टिकल में, नहीं सर को, मेरे को बहुत अपोज हुआ आर्टिकल में। बड़े बड़े लोग लिखते हैं, कैसे लिखते हैं आई डोंट नो। बोलते हैं कि लड़कियों को बचपन में जो रान्ना पार्टी होता है ना, रान्ना पार्टी समझते हो आप लोग? आई होप आप लोगों ने खेला होगा। प्रियाक्षी, इनकी बता सकते हो, नंदिनी? यस सर। हाँ, वो खाना बनाने वाला जो टॉयज वगैरह होता है, बच्चा छोटा मोटा, मैं भी खेलता था एज ए बॉय। तो बोलते ये सब मत दो, लड़कों वाला चीजें दो लड़कियों को। क्यों? क्यों लड़के वाला डॉल मत दो? क्यों डॉल क्यों नहीं देंगे? लड़की है, लड़की वाला चीज क्यों नहीं देंगे? नहीं, उसका मेंटेलिटी अगर लड़की वाला हो जाएगा तो वो घर का काम काज करेगा। तो क्या घर का काम काज नहीं करना चाहिए? बिना रोटी बनाने का स्किल के बिना आप सरवाइव कैसे करोगे? कल जाके आप भी फैमिली वाले होंगे। क्या हर कोई इतना अंबानी बन जाएगा क्या? हर कोई कि घर में काम करने के लिए सब कोई होगा क्या? अंबानी भी एकदम पैदाइशी अंबानी था क्या? हाँ, क्या वो लोग कभी खाना नहीं बनाया अपने बच्चों के लिए? सर्वाइवल स्किल नहीं सिखाया जाता। स्पेशली मैं तो बंगाली सोसाइटी में बोलूंगा ज्यादा है, मैं खुद बंगाली होके बोल रहा हूँ, फिर भी नॉन बंगाली सोसाइटी में सर्वाइवल स्किल लड़का हो लड़की हो सबको सीखना पड़ता है। लड़की हो तो जरूर सीखना है, चाहे आप कितना भी पढ़े लिखा हो बन जाओ, क्या फर्क पड़ता है? पढ़ा लिखा अपने जगह में, सर्वाइवल स्किल अपनी जगह में, घर का काम का झाड़ू पोछा खाना बनाना, यू हैव टू। लड़का लड़की दोनों को करना चाहिए। आप शायद बोलोगे सर क्या मतलब है? सर ये कंप्यूटर फैक्ट्री साइड भी तो आपको बता रहे हैं। अगर आपके अंदर ये शिक्षा बचपन से नहीं दिया जाएगा तो जब आप कोई फैक्ट्री का मालिक बनोगे तो आपके अंदर ये आएगा क्या? आपको जरूरी समझ में आएगा क्या? आप बताओ मुझे। ये बहुत इंटरनल एक कॉन्सेप्ट है कि भाई प्यासे को पानी चाहिए तो वो पानी देना पड़ता है, जो प्यासा होता है ना उसको पानी देना पड़ता है। ये एक शिक्षा है जो बचपन में सिखाया जाता है। भूख लगते है तो खाना परोसना चाहिए, ये एक शिक्षा है जो अंदर से आते हैं। तो फैक्ट्री में वर्कर का ध्यान लगाने के लिए आपके अंदर वो लेडीज वाला क्वालिटी होना चाहिए। अरे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बताओ? लेडीज वाला क्वालिटी मतलब माँ वाला क्वालिटी का बात कर रहा हूँ। एक होता है ना एक मदरली क्वालिटी, हर इंसान में होना चाहिए। तभी तो आप ये सब चीजों का ध्यान रखोगे। जैसे माँ देखना बच्चे का हर चीज का ख्याल रखते, उसका खाना, उसका साफ सफाई,
बाथरूम, घर का साफ सफाई, हर चीज का ख्याल रखते हैं। ऐसे ही एक फैक्ट्री ऑक्यूपायर के लिए आपको भी हर चीज का ख्याल रखना चाहिए। तो हुआ ना मदरली मैटर। और आजकल वहां पर लिख रहा है कि आप लड़कियों को ये सब मत सिखाओ, ऐसे सिखाने से लड़की का पढ़ाई वाला क्वालिटी खत्म हो जाएगा। अरे क्या क्या पढ़ाई करेगा? हाँ, पढ़ाई के अंदर भी ये सब क्वालिटी सीखने के लिए बोला जा रहा है, और आप बोल रहे हो कि नहीं भाई, एडुकेशन एक तरफ, सर्वाइवल स्किल एक तरफ। और एज ए लड़की आपको तो और ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि घर लड़कियों से बनते हैं, माँ से बनते हैं। घर लड़का लोग नहीं बनाता। लड़का लोग एक घर बना सकता, मतलब एक हाउस बना सकता है, बट उसको होम लड़की बनाते हैं। ये एक नेचुरल कॉन्सेप्ट है। इसको क्यों छेड़छाड़ कर रहा है सोसाइटी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये किस तरह का स्किल देना चाहता है? एक्चुअली वो कुछ नहीं है, वो कुछ प्राइवेट कॉलेज वगैरह है ना, वो चाहते हैं कि लड़की भी पढ़ाई करे। हाँ, क्यों नहीं करे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लड़की पढ़ाई छोड़, मतलब सिर्फ खाना बनाने का स्किल छोड़ के सिर्फ पढ़ाई करे। क्यों? सीखना पड़ेगा, लड़कों को भी सीखना चाहिए। जैसे मेरे को घर में नहीं मिला था, बाद में मेरे को बहुत तकलीफ हुआ। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, सीखना पड़ेगा, क्योंकि जिंदगी कब किसको किस मोड़ पे लाता है कोई नहीं जानता। तब सर्वाइवल स्किल एक कुछ नहीं तो कम से कम आपको जिंदा रखने में हेल्प करेगा। आपके फैमिली, आपके बच्चे, हर किसी को बचा के रखेगा। अगर थोड़ा आटा गूंद के रोटी बनाना आ जाए, चावल उबाल के भात बनाना आ जाए, और सब्जी को ठीक ठाक से करके गैस जला के चूल्हा जला के अगर आप खाना बना सकते हो, तो आप कुछ भी कर सकते हो जिंदगी में, है ना सर? अरे बेयर ग्रिल्स को देखे कि नहीं देखे? वो तो कुछ भी खा लेता है, वो अलग बात, बट एक बेसिक सर्वाइवल स्किल होना चाहिए। और वो स्किल एक मदरली एटीट्यूड से आता है, और ये शिक्षा सब में होना चाहिए, जो आजकल बिल्कुल नहीं हो रहा है सर। लड़का लोगों के अंदर तो ये हमारे देश में थोड़ा सा मेल डोमिनेटेड है, तो नहीं लड़का क्यों करेगा ये काम, भेदभाव करता है। और इसलिए लड़की लोग भी शुरू किया, भी हम भी पढ़ेंगे। अरे पढ़ो, सबको ही पढ़ो, लेकिन सीखो सब कुछ, क्योंकि आपको हर फील्ड में चाहिए। क्या सर कुछ गलत बोला क्या मैंने? मैं जो भी बोला पर्सपेक्टिव के हिसाब से बोला, जबरदस्ती नहीं बोला आप लोगों को। नहीं तो आप बोलोगे आप कौन होते हो बोलने के लिए। हाँ सर, अरे बताइए थोड़ा, क्या मैं गलत बोल दिया? आजकल कोई घर पे झाड़ू पोछा कुछ नहीं लगाता? अरे लगा करो, लगाते हैं आप लोग। हाँ मुझे पता है, कोई कोई लगाते हैं, आई नो। किरे पूछते 25 की 25 ना। हाँ सर। क्या कहने का और कोई मतलब नहीं था। जिसको अपना घर साफ सफाई रखने का आदत होता है ना, कल वो दूसरे के लिए भी वही आदत रखेगा। अगर आप अपने घर को गंदा रखोगे, तो आप दूसरों के लिए कभी नहीं सोच पाओगे। फिर लॉ बनाते रहो लॉ सिर्फ बन के रह जाएगा, सेक्शन बन के रह जाएगा, उसका ओरिजिनल इस्तेमाल कभी नहीं हो पाएगा। अच्छा, आगे बढ़े। स्पीटॉन्स, थूकने का जगह। Section 20 provides sufficient number of spitons to convenient places, and they shall be maintained and clean in a hygienic condition. Safety. Chapter 4 of the Act prescribes the procedures to be adopted on the safety of the working place in a factory. The factory is to take safety measures in respect of the following. क्या क्या सेफ्टी, चलो देख लेते हैं फटाफट। बहुत सारा ज्ञान दे दिया आप लोग, शायद बोर हो गए। अच्छा, फेंसिंग ऑफ मशीनरी, ठीक है। मशीनरी में फेंसिंग होना चाहिए, क्योंकि मशीनरी पे बहुत खतरनाक काम होता है, ठीक है, इंसान को भी पेस्ट कर देगा। वर्क ऑन नियर मशीनरी इन मोशन, मतलब जो मोशन वाला मशीनरी है, जो घूमता वगैरह है, उसके आसपास में काम करने के टाइम पे सेफ्टी। एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन ऑन डेंजरस मशीन, बिकॉज यंग लोगों को उतना एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो उनको कभी भी डेंजरस मशीन के सामने नहीं लिया जा सकता, एक्सपीरियंस के साथ दिया जाएगा। स्ट्राइकिंग गियर एंड डिवाइसेस फॉर कटिंग ऑफ पावर, सेल्फ एक्टिंग मशीन्स, केसिंग ऑफ ए न्यू मशीनरी, प्रोहिबिशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन नियर कॉटन ओपनर्स, ठीक है। कुछ कुछ एरिया में वुमेन और चिल्ड्रन को नहीं रखा जाता, क्यों? देखो, अब बोलोगे सर भेदभाव हो गया, चिल्ड्रन तो ठीक है, वुमेन को क्यों? सर बोला ना आपको, एक नहीं है, अलग है। आप समझ रहे हो, मेन वुमेन आर नॉट सेम, अलग है। एक बहुत फेमस सन्यासी का नाम याद आ रहा है, सन्यासी मतलब फकीर, वो बंगाल का ही है, बांग्लादेश में जन्मा था।
और अनडिवाइडेड बंगाल में उन्होंने एक बहुत अच्छा बोला, नाम बता सकते हो फकीर का? अरे बोलो ना। बांग्लादेश पे जन्मा है, फकीर इंसान है, मतलब बेसिकली ना तो हिंदू है ना तो मुस्लिम है, बट कहता है कि हिंदू के घर में जन्मा है और मुस्लिम के घर में पाला बड़ा है, ऐसा कुछ है। फकीर का नाम भूल जा रहा हूँ मैं, अगर आप लोगों को याद आए तो बताना। तो कबीर दास। हाँ बोलो। कबीर दास। नहीं, कबीर दास तो बंगाल का नहीं है। कबीर दास आप जो बोल रहे हो वो तो नॉर्थ इंडिया का है। कबीर दास जी नहीं, वो कवि लालन। से लालन फकीर, लालन फकीर, यस। कबीर दास जी जो बोल रहे हो ना सर, कबीर दास जी नॉर्थ इंडिया का है, वो बंगाल का नहीं। कबीर दास भी सेम कॉन्सेप्ट में बना है और हारमोनी के बारे में, हिंदू मुस्लिम प्रॉब्लम को दूर करने में काफी हेल्प किया था। लालन फकीर भी सिमिलर काम किया है। जब जात पात को लेके मार दंगा होता था तो उन्होंने भी यही रास्ता चुना था। और उन्होंने बहुत अच्छा एक जगह में बोला है कि भाई भगवान का बना हुआ इंसान का दो ही जात होता है, दो जात, चाहे पूरा दुनिया भर में बोले, एक लड़का एक लड़की, ठीक है, एक मेन एक वुमेन, बस यही दो जाति है और कोई जाति नहीं है। ठीक है, बाकी सब इंसान का बना हुआ जाति है। हम हिंदू है, तुम मुस्लिम हो, तुम क्रिश्चियन हो, तुम सिख हो, हम जैन है, जात कौन से जात के हो, छोटा जात नीचा जात कुछ नहीं होता, ये सब मैन मेड है। बाकी सब कुछ जो भी है एक्चुअली दो ही जाति है, एक लड़की और एक लड़का। ठीक है, मतलब गुजराती में या पारसी में बोले तो डिकरा डिकरी ऐसे बोलते हैं पारसी में, गुजराती में डिकरा डिकरी, पारसी वर्ड है ये। सो कहने का मतलब है कि भेदभाव क्यों है वुमेन, बिकॉज वो सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, हार्ड चीज नहीं नहीं ले सकते, जो नहीं ले सकते वो नहीं ले सकते, वो नेचुरल है। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि वो सॉफ्ट है मतलब सॉफ्ट है, कुछ स्पेशल पावर उनको भी दिया गया है। कहा जाता है कि जब एक माँ बच्चे को जन्म देते हैं तो बोलते हैं कि 100 हाथी तोड़ने जैसा दर्द होता है। ठीक है, तो वो दर्द एक लड़का नहीं सह सकता। वो तो छोड़ो, जो मंथली पीरियडिकल जो पेन होता है ना लड़कियों में, ठीक है, जो मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल है, वो पेन शॉक जो होता है ना, वो शॉक नहीं ले सकता लड़का लोग। कभी लेके दिखाएं, घर पे सबका माँ बहन है, पेट का दर्द सबको ही देखा होगा। ठीक है, वो दर्द तक लड़का लोग नहीं ले सकता कि वो जो मंथली मेंस्ट्रुएशन साइकिल में जो दर्द होता है वो लेके दिखाएं। इसका मतलब ये नहीं, लेकिन कुछ जॉब लड़कियों पे सूट नहीं करता, इसलिए फैक्ट्रीज भी उस पर प्रोहिबिशन लगाते हैं। सर मैं थोड़ा ओपन बात करता हूँ क्योंकि कुछ चीजों में ना मिसकॉन्सेप्शन है जो मैं रियलाइज करता हूँ, इसलिए मैं बता देता हूँ। मशीन्स, चेन्स, रोप्स, लिफ्टिंग टैकल्स, ठीक है, रिवॉल्विंग मशीनरी, फ्लोर, स्टेयर्स, मीन्स ऑफ एक्सेस, पीट्स, सम्स, ओपनिंग ऑफ फ्लोर्स एक्सेट्रा, एक्सेसिव वेट्स। ठीक है, तो जो भी है ये सब चीजों में सेफ्टी मेंशन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, हैजर्डस प्रोसेस में ऑलरेडी बता दिया। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑक्यूपायर, ठीक है, इतना देर से तो बहुत बोला ऑक्यूपायर का रिस्पॉन्सिबिलिटी। पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट 41D में बोला है that the central government is having the power to inquire into the standards of health and safety observer of the factory. ठीक है, Section 41E provides to provide emergency standards in respect of a factory. Section 41A provides for fixing and maximum permissible threshold limits of exposure of chemical and toxic substance in manufacturing process in any factory. ठीक है, तो ये सभी चीज देखभाल करने का पूरा पावर किसके हाथ में है? सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसको देख सकता है, जहां स्टेट के हाथ में है वहां स्टेट भी देख सकता है। ठीक है, सेकंड। अच्छा सर, वेलफेयर के बारे में भी बोला है, देखो चैप्टर 5 वेलफेयर के बारे में डील करता है फैक्ट्री में। मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना हो सकता है आपको बता दे रहा हूँ, बाकी कुछ अगर पॉइंट बाकी रह जाए आप लोग खुद रीड करें और क्वेश्चन आंसर भी आपको नोट्स के अंदर मिलेगा, आप प्रैक्टिस करें तो फैक्ट्रीज एक्ट आपको तंग नहीं करेगा सर, क्योंकि मैं काफ़ी डिटेल्स में आपको बता रहा हूँ। और आप घर में भी जब डिटेल्स में पढ़ोगे थोड़ा सा आपको अगर कुछ पॉइंट बच जाए, क्योंकि देखो एक एक लाइन बताना मुश्किल होता है, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप पढ़ो इस तरह से पढ़ो। Chapter 5 provides the welfare measures to be taken in a factory for the workmen employed in their workmen. Washing facilities, facility for storing and drying clothing, facilities for seating, first aid appliances, canteens, shelter, restroom, lunch rooms, क्रेस बच्चे लोगों के लिए, स्पेशली औरत के लिए, बच्चे मतलब जो माँ होते हैं उनके बच्चे लोग भी जाते हैं उनके साथ। ठीक है, छोटा छोटा बच्चा कहाँ रख के आएगा? ठीक है, क्रेस होना चाहिए। अपॉइंटमेंट ऑफ वेलफेयर ऑफिसर्स, एक वेलफेयर ऑफिसर्स, लेडी ऑफिसर्स, जेंट्स के लिए मेन ऑफिसर्स, जहाँ जितना जो जरूरी है, ठीक है, वो होना चाहिए। वॉशिंग फैसिलिटीज होना चाहिए।
सेक्शन 42, ठीक है। प्रॉपर वॉशिंग फैसिलिटीज, फैसिलिटी टू स्टोरिंग एंड ड्राइंग क्लोथिंग सेक्शन 43, फैसिलिटी फॉर सीटिंग 44, बैठने का जगह, ठीक है। बेसिक चीज आपको देना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा, सिर्फ प्रॉफिट करने से बोलने से नहीं होगा। फर्स्ट एड अप्लायंसेस, यस कुछ भी हो सकता है। फर्स्ट एड अप्लायंसेस एकदम बिल्कुल। इसमें एक इंपॉर्टेंट एरिया है सेक्शन 45, provide that first aid appliances shall be provided and maintained so as to be readily accessible during all working hours, or cupboards equipped with prescribed content, and the number of such boxes or cupboards to be provided and maintained shall not be less than for every 150 workers at any one time in the factory। 150 के लिए हमेशा फैक्ट्री में होना चाहिए। Each first aid box covered shall be kept in charge of a separate reasonable person who holds a certificate in first aid treatment। उसको certification होना चाहिए, recognized by the state government, and should always be readily available during the working hours of the factory। फैक्ट्री के वर्किंग आवर्स में वो हमेशा अवेलेबल हो, बिकॉज उनका काम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन अ फैक्ट्री where more than 500 workers are employed, an ambulance of the prescribed size containing the prescribed equipment, nursing staff etc. shall be provided and made readily available at all times। 500 से ज्यादा होने से एम्बुलेंस एंड नर्सिंग फैसिलिटीज भी चाहिए, समझ रहे हैं सर आप, ठीक है। ये सब आपको पता होना चाहिए। कैंटीन सेक्शन 46, जहां पर 250 से ज्यादा लोग काम करते हैं इन फैक्ट्री, वहां पर कैंटीन होना जरूरी है, ठीक है। इसका भी केस बना था, केस देख सकते हो। फेरो एलॉयज कॉर्पोरेशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश, लेबर एम्प्लॉयमेंट एंड टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट 2003, ठीक है। इट वाज हेल्ड that there is nothing in section 46 of the Factories Act which provides for the made in which specified establishment must set up a canteen, where it is left to discretion of the concerned establishment to discharge its obligation of setting up a canteen either by way of direct equipment or employment of contractor। या तो फैक्ट्री खुद कैंटीन बनाए या फिर किसी और को एजेंसी के तौर पे वो काम करने दो। शेल्टर्स, रेस्ट रूम, लंच रूम, क्रेस, वेलफेयर ऑफिसर्स में बता दिया ये सब, ठीक है। अच्छा, वर्किंग आवर्स, हाँ सर, वर्किंग आवर्स ऑफ एडल्ट्स और वर्किंग आवर्स ऑफ जो वुमेन्स के लिए भी क्या है वो सब देख लो फटाफट एक बार। चैप्टर 6 of the act providing for the working hours of adults, this chapter provides for working hours in a day, weekly and working hours, weekly holidays, intervals for rest spread over the duty, night shift etc। section 54 provides that no adult worker shall be required or allowed to work in a factory for more than 9 hours in a day। 1 घंटा आप क्या कर सकते हो, आप आइडल ले सकते हो, ठीक है। Section 55 provides that the periods of work of adult work in a factory each day shall be so fixed that no period shall exceed 5 hours, and that the worker shall work for more than 5 hours before he has had an interval for rest at least half an hour। 5 घंटा कंटिन्यू काम करने के बाद आधा घंटा का रेस्ट बिल्कुल बनता है, ठीक है। कंटिन्यूअसली 5 घंटा कुछ कम नहीं होता। Section 56 provides that the periods of work on adult working in a factory shall so arrange that, inclusive of these intervals of rest, they shall not spread over more than 10.5 hours in any day। रेस्ट लेने के बाद भी किसी भी फैक्ट्री में वो 10 या 10.5 घंटे से ज्यादा काम ना करे। Section 51 provides that no adult workers shall be required or allowed to work in a factory for more than 48 hours in any week। रिचा एंड कंपनी वर्सेस श्री सुरेश चांद के केस में ये हुआ था कि किसी एक हफ्ते में 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेगा। इट वाज हेल्ड दैट इंक्रीज ऑफ 15 मिनट्स वर्किंग विल नॉट बी वायलेटिव ऑफ सेक्शन 51। 15 मिनट काम तक ये वायलेट नहीं होता, एक्स्ट्रा 15 मिनट आप कर सकते हो, लेकिन उसके बाद एक्स्ट्रा ओवर टाइम हो जाएगा, ठीक है। वीकली हॉलीडेज, हॉलीडे क्या है? Section 52 provides that no adult worker shall be required or allowed to work in a factory on the first day of the week unless he has or will have a holiday for a whole day on one of the 3 days immediately before or after the said day। The manager of the factory has before the said day or the substitute day, whichever is earlier, नोटिस देगा। सारा दिन छुट्टी लेने से पहले का दिन आप छुट्टी नहीं ले सकते, ठीक है। आपको मैं थोड़ा डिटेल्स में बता देता हूँ। 52 no adult worker shall be required or allowed to work in a factory on the first day of the week। सप्ते के पहला दिन आप छुट्टी नहीं ले सकते unless he has or will have a holiday for a whole day on one of the 3 days immediately before or after the said day। ठीक है, जिस दिन आप छुट्टी ले रहे हो उससे पहले 3 दिन आप कोई भी छुट्टी नहीं लिए, ठीक है। अगर ऐसा हो तो शायद ले सकते हो, बट अदरवाइज वीक के पहला दिन छुट्टी नहीं बनता है। The manager of the factory has before the said day or substituted day, whichever is earlier, delivered a notice at the office of the inspector of his intention to require the worker to work on this day and of the day which is to be substituted, and displayed a notice to that effect of the factory। ठीक है, ये बात भी बना था। मोटर एंड मशीनरी मैन्युफैक्चरर्स लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल।
It was held that the primary object of section 52 is to provide weekly holiday for the workers and such day was fixed to be the first day of the week, that is Sunday. ठीक है, तो फिर वीक का पहला दिन क्या है? Sunday. But for any special reason it becomes necessary to make Sunday the working day, a substitutional holiday is made compulsory. बात समझ में आ रहा है? अगर आप संडे को काम करवा रहे हो किसी स्पेशल रीजन में तो किसी और दिन को छुट्टी घोषित करो, ठीक है? But the intendment of the section is not that the employees will at their suite convert successive on all Sundays primarily intend to be holidays as working days and make any other working day of the week a holiday instead of a Sunday. अगर संडे काम करोगे तो फिर किसी और दिन को आपको हॉलीडे देना पड़ेगा. क्लियर है सर? ये बात बना था मोटर एंड मशीनरी मैन्युफैक्चरर्स ऑफ स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल. Compensatory holidays, shift duty, overtime, double employment, register of adult workers, ठीक है? Employment of women. Women के केस में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बोला है सर. सेक्शन 66 आपको बोला है कि वुमेन एम्प्लॉय के लिए क्या फैक्ट्री में रूल्स है. No exemption from provision of section 54 may be granted in respect of any woman. No woman shall be required to allowed to work in any factory except between the hours of 6 AM to 7 PM. शाम को 7 बजे के बाद फैक्ट्री में कोई वुमेन काम नहीं कर सकता. State government में authorize the employment of any woman between the hours of 10 PM and 5 AM. Authority चाहिए 10 PM से लेके सुबह के लिए authorized employment चाहिए. There shall be no change of shift except after a weekly holiday or any other holiday. ठीक है? तो सर आई होप कि मैं आपको इतना समझा सकता हूँ कि ये फैक्ट्रीज एक्ट एक्चुअली क्या है और किस लिए बना है. तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको आगे देखने को मिलेगा. ठीक है? अगर कोई भी पॉइंट में आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम दिखाई दिया आप मुझे नेक्स्ट क्लास में जरूर पूछे. मुझे नहीं लगता प्रॉब्लम होगा. पेनल्टीज क्या है सर ये भी एक बार देख लो. पेनल्टी पॉइंट एक बार मैं बता देता हूँ. जो पॉइंट मैंने अभी आपको डिटेल्स में नहीं बोला आप जरूर एक बार खुद देखें सर. ठीक है? रीड करने से ही समझ में आएगा. Section 92 provides that there is any contravention of any of the provision of this act or any rules made thereunder or any order in writing given, the occupier and manager of the factory shall each be guilty of an offence and punishable with imprisonment for a term which may extend to 2 years or with fine which may extend to 1 lakh or with both. If the contravention is continued after conviction, 1000 taka per day. Okay? If the contravention resulted in an accident causing death of serious bodily injury, the fine shall not be less than 25,000 in the case of accident causing death and 5,000 in case of accident causing serious bodily injury. ठीक है? अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम ऑक्यूपायर के कारण या मैनेजर के कारण होता है तो ऐसा पेनल्टीज रखा गया है. क्या सर वर्कर के लिए कोई पेनल्टी है? सर वर्कर के लिए भी पेनल्टी है. एनहांस पेनल्टी का भी ऑप्शंस दिया गया है. ठीक है? पेनल्टी फॉर ऑब्स्ट्रक्टिंग इंस्पेक्टर. इंस्पेक्टर का अगर कुछ गलती होता है उनको भी पेनल्टी है. अगर वर्कर कुछ गलती करते हैं उनके लिए भी पेनल्टी है. ऐसा नहीं कि वर्कर को छोड़ दे दिया गया. ठीक है? ऑफेंसेस बाय वर्कर सेक्शन 97. इफ एनी ऑफ द वर्कर एम्प्लॉयड इन अ फैक्ट्री कॉन्ट्रावेन एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट or made thereunder imposing any duty or liability of workers he shall be punishable which may extend to ₹500. पेनल्टी फॉर यूजिंग फॉल्स सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस. अगर आप गलत फॉल्स सर्टिफिकेट दिखा के जॉब लेते हो तो भी आपको फाइन है. सेक्शन 98 आपको वो पेनल्टी चार्ज करता है. ठीक है? ग्रांटेड टू हिमसेल्फ इन अ सर्टिफिकेट ग्रांटेड टू अनदर पर्सन और हु हैविंग procured such certificate knowingly allows it to be used or an attempt to use to be made by another person shall be punishable with imprisonment of a term which may extend to 2 month का जेल हो सकता है 2 महीने का और which fine may extend to 1000 और with both 1000 टका और 2 महीने का जेल दोनों हो सकता है वर्कर के लिए. ठीक है? Section 99 provides that if a child workers in a factory on any day on which he has already been working in another factory, एक चाइल्ड वर्कर मतलब एडोलेसेंट पीरियड में वो ऑलरेडी 14 साल के ऊपर वाला जो है ऑलरेडी किसी फैक्ट्री में एक शिफ्ट में काम कर लिया फिर उसको सेकंड शिफ्ट किया जा रहा है. द पेरेंट और गार्डियन ऑफ द चाइल्ड ऑफ द पर्सन हैविंग कस्टडी ऑफ ए कंट्रोल ओवर हिम और ऑब्टेनिंग एनी डायरेक्टर बेनिफिट फ्रॉम हिज वेजेस शैल बी पनिशेबल विद अ फाइन व्हिच मे एक्सटेंड टू 1000 अनलेस इट अपीयर्स टू द कोर्ट दैट द चाइल्ड सो वर्कड विदाउट द कंसेंट और कन्वीनियंस ऑफ द पेरेंट गार्डियन और पर्सन. अगर गार्जियन की परमिशन लेके कर रहा है तो गार्जियन को छोड़ेगा नहीं सर. एक बच्चा सुबह एक शिफ्ट में दूसरे फैक्ट्री में काम किया शाम को दूसरे शिफ्ट में काम कर रहा है ये बिल्कुल नहीं चलेगा. 1000 टका फाइन करेगा अनलेस इट अपीयर्स टू द कोर्ट दैट द चाइल्ड सो वर्कड विदाउट द कंसेंट ऑफ द कन्वीनियंस ऑफ द पेरेंट गार्डियन और पर्सन. अगर बिना नॉलेज का कर रहा है तो फिर वो अलग बात वो प्रूव करना पड़ता है. ठीक है? कोर्ट में. तो सर ये है फैक्ट्रीज एक्ट 1948. मैं 2-4 पॉइंट शायद यहाँ पर आपको स्कीप कर गया. ठीक है? लेकिन स्कीप नहीं किया ये होमवर्क है आप लोग पढ़ोगे ना घर पे. हेलो 2-4 पॉइंट में भी बीच में हैं
जो होमवर्क के तौर पे मैं आपको दे रहा हूँ, आप लोग घर में इसको जरूर पढ़ें, गो थ्रू करें। एक बार पढ़ने से दिमाग में घुस जाएगा, इतना गारंटी है। अगर कुछ पॉइंट रह जाए मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूंगा। सर क्वेश्चंस वगैरह है यहाँ पर, आपको फिलिंग द ब्लैंक्स मिलेगा, चूज करेक्ट आंसर्स मिलेगा, ठीक है, नॉलेज बिल्डअप करने के लिए ट्रू फॉल्स में मिलेगा, ठीक है। सीएमए के तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं और नॉर्मल क्वेश्चंस भी पूछते हैं। सीएमए के केस, सीएस के केस में आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो जैसे भी पूछे, हर तरह का क्वेश्चन यहाँ पर है, आप जरूर एक बार गो थ्रू करें सर, ठीक है। सो मस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड उससे पहले मस्ट गो थ्रू दी पूरा एक्ट। ओके डन आज के लिए। ये है फैक्ट्रीज एक्ट 1948। इसी तरह का इंडस्ट्रियल लॉ में बाकी एक्ट इसी तरह से आपको पढ़ना होगा, ठीक है। आगे आगे हर वीक आपको एक एक एक्ट पढ़ा दूंगा, ठीक है, समझ में एकदम आ जाएगा सर। क्लियर तो? है सर। ओके सर, ठीक है, नोट शेयर कर देता हूँ। ओके प्रियाक्षी, अभिषेक, इंकी, नंदिनी तथा संपद, ठीक है सर, फिर टाटा, फिर गुड नाइट। স্যার বলছি এর মধ্যে কি এর মধ্যে শর্ট টাইপ আছে স্যার, মানে ডেসক্রিপটিভ সাবজেক্টিভ কি আছে, সাবজেক্টিভ আছে তো দেখালাম, আছে আছে নিচের দিকে তো? সাবজেক্টিভ ঠিক আছে নিচের দিকে আছে। আমি আরো সাবজেক্টিভ কোশ্চেন দেবো, ইনস্টিটিউটের ম্যাট ফলো করবি ওখানেও পাবি, আইসিএসআই এর ম্যাট ফলো করবি ওখানেও পেয়ে যাবি। হ্যাঁ স্যার, কিন্তু ওখানে বইতে আমি এখন দেখছিলাম যে বইয়ের পেছনে যে স্যার টেস্টের নলেজ যে কোশ্চেন গুলো দেওয়া আছে না, ওর মধ্যে স্যার ফ্যাক্টরি